हेलो दुश्मनों, मैं हूं आपका मेंटर राम सर एंड वेलकम टू स्टड मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का पहला पार्ट और टारगेट होगा सिर्फ एक बीपीटी। अगर ये क्लियर हो गया तो समझो ट्रायंगल का आधा चैप्टर आपका हो गया। बोर्ड एग्जाम में जिस थ्योरम से डायरेक्ट मार्क्स बनते हैं आज उसको हम इतना क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती क्या है। तो बीपीटी ये जो अपन ने एब्रीवेशन पढ़ा है, शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वो उसी ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। आइए इसको समझते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है और यहाँ मैंने इसके बेस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने क्या किया? इसी ट्रायंगल की दो साइड्स AB और AC को दो हिस्सों में बांट दिया। D और E की वजह से क्या होगा? इसके दो हिस्से हो गए। कौन कौन से? पहला हिस्सा AD और दूसरा DB। दूसरी साइड देखूं तो पहला हिस्सा AE और दूसरा EC। तो इन दो हिस्सों का जो रेशियो बनेगा इस BPT के हिसाब से वो रेशियो सेम होगा। मतलब कि AD अपॉन DB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो ये रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक, तो ऐसा ही अपन लोग जरा इस दूसरे वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं? ट्रायंगल की AB साइड के पैरेलल एक लाइन बना लेता हूं। ठीक, जिसकी वजह से इस पैरेलल लाइन की वजह से BC और AC के दो हिस्से हो गए। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया क्या? D और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया E। आप देख पा रहे हो वो दो हिस्से कौन से बने? तो यहाँ पर हिस्सा बना है BD और DC का और यहाँ पर बना है AE और EC का। तो इस थ्योरम के हिसाब से इन सेगमेंट्स का जो रेशियो होगा, इन हिस्सों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। यानी कि BD अपॉन DC किसके इक्वल होगा? यहाँ के AE अपॉन EC के। ठीक, एक बार इसको हम लोग तीसरे ट्रायंगल में भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट तो एक ही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि अगर किसी ट्रायंगल में जिसका कि नाम ABC है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हो। इस बार मैं AC के पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ। ठीक, तो इस पैरेलल लाइन ने क्या किया? इसी ट्रायंगल के अदर टू साइड्स यानी कि AB और BC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैं नाम रख देता हूँ D, यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ E। तो जो उसके दो पार्ट्स बने उनका रेशियो यानी कि BD का DA से और यहाँ पर BE का EC से बराबर होगा। लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने BD अपॉन DA। ये किसके इक्वल आने वाला है? तो इक्वल आने वाला है BE अपॉन EC के। तो बस यही है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है 2 मार्क्स में। स्टेटमेंट क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स इट्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। चलिए अब देख लेते हैं कि इस इंपॉर्टेंट थ्योरम के प्रूफ को, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 99.99% है। तो देखें, इसमें हमने स्टेटमेंट तो अभी पढ़ ही लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें मुझे गिवन क्या है। गिवन में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि मेरे पास गिवन होगा एक ट्रायंगल ABC, इसका नाम रख देते हैं ABC, जिसमें कि मुझे क्या पता हुआ है? एक लाइन जो कि क्या होगी? पैरेलल होगी उसके बेस BC के। तो यहाँ पे मैंने इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक, जो कि इसके अदर टू साइड्स को डिवाइड करने वाली है दो पॉइंट्स पर, जिनका हम नाम रख देते हैं D और E। ठीक, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि इन D और E की वजह से जो रेशियो बना AD अपॉन DB और यहाँ जो रेशियो बना AE अपॉन EC, ये क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जैसा रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में अपन लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं पूछना चाह रहा था कि क्या किसी ट्रायंगल का जब भी आपको एरिया निकालना होता है तो आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आता है? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बेस और हाइट, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो पहले मैं आपको इस छोटी सी चीज को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल का जो टाइप है इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें जो यहाँ पर एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री से कम का होता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये तो हो गया इसका बेस। ठीक, अब इसकी हाइट कौन सी है? तो बेटा हाइट हमेशा जो होती है वो बेस के परपेंडिकुलर होती है और आती कहाँ से? अपोजिट वर्टेक्स से। तो यहाँ पर अगर सपोज करो इस बेस का नाम BC है, तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स हुआ वो ये वाला पॉइंट यानी कि A हो गया। तो A से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है? और अगर इस ट्रायंगल का टाइप एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना होकर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। ठीक, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इस ट्रायंगल ABC का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बेस तो यही है इसका BC। ठीक,
लेकिन इस बेस पर जो परपेंडिकुलर आएगा इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी कि ए से, वो उस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ट्रायंगल के अंदर मैंने हाइट बना दी थी, यहाँ पर मैं ट्रायंगल के अंदर हाइट यानी कि परपेंडिकुलर नहीं बना पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनाएंगे यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे, वो इस ट्रायंगल के बाहर लाया करेगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बाहर बना जाएगा। बस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर लाया करती है, वो ट्रायंगल के अंदर लाया नहीं करती। अगर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इस थ्योरम को बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम के प्रूफ को। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है मुझे बोला गया था कि AD अपॉन DB चाहिए, तो ये AD और DB कहाँ पर, इनको वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे हम। तो जो AD है, ये AD मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा AD, ठीक, इस वाली लाइन की बात हो रही है, ये रहा AD मेरे पास। तो मुझे बताओ ये जो AD साइड है ये कौन से ट्रायंगल की एक साइड है। तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल ADE की एक साइड है। तो यहाँ पर मैंने इस ADE को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। हम बात कर रहे हैं कौन से ट्रायंगल की, ADE की बात कर रहे हैं। अब इस ADE का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस किसको लेंगे, तो जो ये AD साइड है इसी को मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, इसको मैं बेस कंसिडर कर लूंगा। तो अगर ये बेस है, अगर ये AD बेस है, तो मुझे हाइट कहाँ से चाहिए होगी, इसी के अपोजिट वर्टेक्स यानी कि E से मुझे हाइट चाहिए होगी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको कंस्ट्रक्शन से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हम यहाँ E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने क्या किया, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसका नाम रख दिया F, ठीक। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल ADE में जो बेस है वो AD है और जो परपेंडिकुलर है वो EF है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका एरिया लिखा प्रूफ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट है। तो उसी का रेफरेंस लेते हुए बेस की जगह पर मैंने लिखा AD और हाइट की जगह पर लिखा मैंने EF, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। ये तो बात है कि इसकी AD की। अब इसके अपॉन में कौन है, इसके अपॉन में DB है। अब देखो DB कहाँ पर दिख रहा है, तो मुझको ये DB दिखाई दे रहा है, ठीक है। DB किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो फिलहाल यहाँ पे DB के संग कोई ट्रायंगल मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर दूंगा, इस B को E से मिलाना पड़ेगा ताकि मैं ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर पाऊँ। आप बात समझ पा रहे हैं मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रायंगल DBE की, ठीक। और जो DB ट्रायंगल है बेटा, ये एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इस DB को बेस कंसिडर करूंगा, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, बेस मान लेता हूँ, तो क्योंकि DB का अपोजिट वर्टेक्स E है और E से हाइट कहाँ जा रही है, ट्रायंगल के बाहर जा रही है। मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होते हैं उनकी हाइट कहाँ होती है, ट्रायंगल से बाहर होती है। तो अकॉर्डिंगली इस DB की जो हाइट है आइए अपोजिट वर्टेक्स से, लेकिन कहाँ लाया करेगी, वो ट्रायंगल के बाहर लाया करेगी। मतलब कि इस येलो वाले ट्रायंगल यानी कि जो दूसरा ट्रायंगल अपन ने बनाया है, इसकी हाइट भी कौन सी है, इसकी हाइट भी यही वाली है यानी कि EF। ये चीज क्लियर है, तो फटाफट से अपन इसको भी लिख देते हैं। ये लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, फॉर्मूला तो वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार बेस DB जो मुझको इंटेंशनली लेना था और इसकी हाइट भी वही है यानी कि EF है, ठीक। जैसा कि क्वेश्चन में मुझे रेशियो चाहिए था AD का DB से, तो मतलब मुझे यहाँ AD और DB दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनको मुझे आपस में डिवाइड करना होगा। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ये लिखा मैंने डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो जब भी हम किन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हमेशा दोनों के लेफ्ट साइड का होता है और दोनों के राइट साइड का होता है। तो जब लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड होगा तो ऊपर बचने वाला है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिनोमिनेटर में बचने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक। और बात करें अगर इसके राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 1/2 ADEF है, 1/2 AD और EF है। और बात करें इसके डिनोमिनेटर की, तो उसमें 1/2 DBEF है, 1/2 DB और EF। अब देखो यहाँ पर कौन कौन कैंसिल आपस में हो रहे हैं, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये EF से EF कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, AD/DB। ओनली क्या बचा हमारे पास, AD/DB। जो हमको रेशियो चाहिए था वो यहाँ पर बच चुका, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब तो वो सेम प्रोसेस मुझे करना है, रिपीट करना है किसके संग, दूसरी साइड AE और EC के संग। तो अब दोबारा से अपन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये लिखा मैंने अगेन। अब देखो कौन सी साइड मुझे ऑब्टेन करनी है, तो मुझे ऑब्टेन करना है AE को। तो देखो भाई AE कहाँ पर है, तो देखो AE ये आपको दिखाई दे रहा है। AE कौन से ट्रायंगल का पार्ट था, तो आप बोलोगे ट्रायंगल सर किसका पार्ट था, ये ADE का पार्ट था, यानी कि फिर से उसी ट्रायंगल की बात हो रही है। तो बात तो उसी ट्रायंगल की हो रही है, पर इस बार मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, तो पहले मैंने बेस AD को लिया था, अब मैं बेस AE को लूंगा। पहले बेस मैंने किसको लिया था, AD को, अब मैं बेस किसको लूंगा, अब मैं बेस AE को लूंगा। तो अगर आप AE को बेस मानोगे
तो फिर आपको इसी के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, वो डी है, तो आपको डी से परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो अभी क्या करने वाले हो, यहाँ पर डी से एक परपेंडिकुलर बनाने वाले हो, इसका आप नाम रख देंगे क्या, डी जी। ठीक, ये सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क आप इस वाले पॉइंट के अंदर मेंशन कर देंगे कि आपने जो जो परपेंडिकुलर बनाए हैं या जो जो आपने लाइन को ज्वाइन किया है वो आप सारा कहाँ लिख देंगे, इस पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देंगे। तो फिलहाल इस परपेंडिकुलर के बनते ही अब मैं इसका दोबारा से एरिया निकालने वाला हूँ, यानी कि भी लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। फॉर्मूला तो फिक्स था 1/2 बेस इंटू हाइट, इस बार बेस AE है और हाइट जो है वो DG है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई अपन को। हमने एरिया ऑफ ADE को दोबारा कैलकुलेट किया, इस बार बेस AE को माना, तो अकॉर्डिंगली उस पर हाइट कौन हो गई, DG, जो कि AE के ऊपर परपेंडिकुलर थी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इसके अपॉन में क्या चाहिए मुझको, इसके अपॉन में EC चाहिए। अब आप देखो कि EC कहाँ पर है, ये हमारे पास साइड EC है। अब इस EC के संग हम एक ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा EC, तो इस EC को बेस बनाना है और यहाँ मैं D को C से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, और ये मैंने इस लाइन को यहाँ मिला दिया E से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रायंगल DE और C की। ठीक है, ये भी मेरे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो यानी कि इसकी हाइट कहाँ से आएगी, समझ गए होगा, ट्रायंगल के बाहर से आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इस डिनोमिनेटर EC को, इस EC को क्या मानने वाला हूँ, मैं इस EC को बेस मानने वाला हूँ। तो अगर मैं इस EC को बेस मानूंगा तो उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, D, तो D से आएगी हाइट। तो देखो D से कौन सी हाइट आ रही है, तो यहाँ पे बना दिया, जो D से हाइट जा रही है इस ट्रायंगल पर वो कौन है, ये DG। ठीक है, ये DG क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट DG बन जाएगी। ये बाहर क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल का टाइप ऑब्ट्यूज है। क्लियर है, चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। ये लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई नाम क्या ट्रायंगल का, DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फॉर्मूला वही है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह पर EC और हाइट की जगह पर DG। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रेशियो चाहिए AE का EC से, ये रहा AE और ये रहा EC, तो मुझे इनको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। डिवाइड इस बार करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। ये लिखा हमने इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। कैसे डिवाइड किया था, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो लेफ्ट में क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये इसका लेफ्ट है, और दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट में कौन है, तो वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, ये तो हो गया इसका लेफ्ट। अब बात करते हैं अगर राइट की, तो राइट में यहाँ लिखा हुआ 1/2 AEDG, लिख दिया हमने 1/2 AEDG। और इस तरीके से इसके जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसके अपॉन में क्या था, तो वहाँ पर 1/2 ECDG, ये लिखा 1/2 EC और DG। क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये DG से DG कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, AE/EC। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। चलिए अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मुझे AD/DB जो कि इक्वेशन नंबर 3 में आ चुका है, AD/DB किसके बराबर चाहिए, AE/EC के, जो कि कहाँ पर आ चुका है, इक्वेशन नंबर 6 में आ चुका है। मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों के रिजल्ट मुझे आपस में बराबर चाहिए। इन इक्वेशन के रिजल्ट बराबर कब आएंगे, जब इनके लेफ्ट आपस में बराबर होंगे। अब इनके लेफ्ट को आप गौर से ऑब्जर्व करें तो इसके न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और इसके न्यूमरेटर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, मतलब इन दोनों के न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है। अब बात करें अगर डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ट्रायंगल DBE है जबकि यहाँ पर ट्रायंगल DEC है। डिनोमिनेटर के ट्रायंगल दोनों अलग अलग हैं, तो जब तक ये डिनोमिनेटर वाले ट्रायंगल एक जैसे नहीं दिखाई देते तब तक मैं इनकी इक्वेशंस को इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। तो जरा ऑब्जर्व करें इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल थे वो कौन से थे, तो जो DBE है, ये मेरे पास ये येलो वाला ट्रायंगल है DBE, दूसरा है वो है DEC। तो DEC कौन सा है, वो ये पर्पल वाला ट्रायंगल है DEC। अब ये दो ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर कैसे करूं, तो इसके लिए हमको रिकॉल करनी पड़ेगी क्लास 9th की एक थ्योरम, जिसके हिसाब से हमने सीखा हुआ था कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है और वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, तो फिर उनका एरिया आपस में सेम होता है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये हमने क्लास 9 में सीखा था। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो जरा गौर से देखें, ये जो पर्पल वाला और जो येलो वाला ट्रायंगल है, दोनों का बेस देखो, दोनों टाइप की लाइन यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। ये दोनों का बेस DE एक जैसा ही है, एक ही जगह पर है, दोनों के पास बेस DE है और ये दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स DE और BC बने हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो रही है और अकॉर्डिंगली हम लोग इनके एरिया को आपस में इक्वल बोल पाएंगे। तो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं कौन सा ट्रायंगल, DEB और DEC का एरिया बराबर, ये लिखा मैंने। नाउ area of triangle DEB will be equals to
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, रीज़न क्या बताया मैंने आपको, दोनों के पास सेम बेस डी ई है, ठीक, और दोनों कहाँ बने हुए हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स बने हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी पर है, ये लिखा हमने सेम बेस डी ई, और साथ ही साथ इनको हमने दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में देखा है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। वो पैरेलल्स कौन है, तो वो है डी ई एंड बी सी। बस आपको इतना लिख देना है और कुछ भी नहीं, ठीक। तो अब बस मुझे इतना ऑब्जर्व करना है कि ये जो मेरे पास नई इक्वेशन आई है, यानी कि इक्वेशन नंबर 7, इस इक्वेशन नंबर 7 ने क्या कर दिया। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो दो इक्वेशन थी पहले से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो फिलहाल सेम नहीं थे, डी बी ई और डी ई सी, ये दोनों बराबर नहीं थे। इन दोनों को बराबर कर दिया किसने, इक्वेशन नंबर 7 में। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड जो अभी अभी आई है इक्वेशन नंबर 7, हम इन तीनों को मिला के कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के। बस खत्म, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ आने के चांसेस जैसा मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। चलिए हम देखेंगे बीपीटी पर बेस्ड एक सिंपल से क्वेश्चन को, जिसमें मुझे बोला गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। पी क्यू मतलब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके बेस बी सी के पैरेलल है। तो हमने अभी भी सीखा था बीपीटी के हिसाब से, अगर ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ट्रायंगल की एक साइड की, तो इसके अदर टू साइड्स को क्या करने वाली है, सेम रेशियो में डिवाइड करने वाली है। यानी कि यहाँ पर ए पी और पी बी का रेशियो किसके बराबर आने वाला है, ए क्यू और क्यू सी के। बस मैं इतना लिखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो मुझे ए पी अपॉन पी बी, पहले लिख देता हूँ मैं, ए पी अपॉन पी बी, ये रेशियो किसके बराबर आने वाला है, ये आने वाला है ए क्यू और क्यू सी के। तो ये लिखा मैंने ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब जो जो मुझको पता है उनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे कि मुझे ए पी पता है कितना 3, मुझे पी बी भी पता है वो है 6, ए क्यू मेरे लिए अननोन है वो मुझे कैलकुलेट करना है, और क्यू सी जो कि ये 5.3, ठीक। तो यहाँ पे बस मुझे कट कर देना है, ये हो गया 3 1 जा और ये 3 2 जा 6। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5.3 का 1 में, तो ये बन जाना है 5.3, और उसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, उसके अपॉन में पहले से 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर बचा है क्या, ए क्यू। तो इस 5.3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा 4, 5 था 1 बचा तो ये 13 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 6 जा 12, अगेन 1 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है 10 होते, 2 5 जा 10, तो ये बन गया 2.65। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी, ए क्यू की वैल्यू आ गई। तो अपन ने देख लिया कि बीपीटी की हेल्प से हम लोग इस अननोन ए क्यू को कैसे कैलकुलेट कर पाए, ठीक। फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये भी मेरे पास बीपीटी पर ही बेस्ड है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो एस टी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये जो एस टी लाइन है ये क्यू आर के पैरेलल। तो यहाँ पर भी सेम रेशियो में डिवाइड हो गई होंगी लाइंस, यानी कि ये जो आर टी और टी पी का रेशियो है, ये लिखा हमने आर टी और टी पी का रेशियो, ये किसके बराबर आ गया होगा, तो रेशियो बराबर आ गया होगा क्यू एस और एस पी के। ये लिखा मैंने क्यू एस और एस पी, ठीक। जो मुझे वैल्यू पता है पुट कर देते हैं, जैसे कि आर टी 2 है और टी पी 3 है, और यहाँ पर क्यू एस की वैल्यू 3 है और एस पी मेरे लिए अननोन है, ये लिख दिया मैंने अननोन एस पी। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एस पी का 2 में, तो ये बन गया 2 इंटू एस पी, और यहाँ पर ये 3 3 जा 9। उसके बाद मुझे एस पी की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई का 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो 9 को जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ये रिजल्ट आ गया किसका, एस पी बोलूँ या पी एस बोलूँ, बात एक ही है, आप एस पी को पी एस लिख सकते हो। तो पी एस मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम समझ रहे हैं कोरोलरीज ऑफ बीपीटी को। अब एक कोरोलरीज का मतलब क्या होता है, तो बीपीटी जो हमारी मेन थ्योरम है, हम उसके जो भी रिजल्ट डिराइव करेंगे उन्हीं का नाम हो जाता है कोरोलरीज। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और उसके बेस बी सी के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि डी ई होगी, ठीक, जैसा अपन ने अभी भी पिछले डायग्राम्स में देखा हुआ है, ठीक। तो इस डी ई की वजह से जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर, ए ई अपॉन ई सी के। ये मैं लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पर लिखा मैंने ए ई अपॉन ई सी, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेशियो बराबर हैं, दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हम किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों साइड सेम वर्क प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं, उससे उसके इक्वलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड +1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ, तो देखें क्या नया रिजल्ट हमको मिलता है। तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान के इनके एलसीएम ले लेंगे, वो हो जाएगा डी बी, और ऊपर क्या बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए डी और प्लस में डी बी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखें तो इसके अपॉन में भी कुछ भी नहीं था, 1 मान लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ई सी बन जाएगा।
फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा AE और फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा EC। ठीक है, अब बस आप डायग्राम में देखिए, मुझे देखकर बताएं कि AD प्लस DB का रिजल्ट कितना आ रहा है। तो जब आप AD और DB को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो AD में DB मिलाते ये पूरी लेंथ आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, AB। तो इन दोनों को मिला के रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया AB। ठीक, और पहले से डिवाइड में लिखा हुआ है DB। सेम यहाँ पर देखें डायग्राम के हिसाब से AE प्लस EC क्या हो जाएगा, तो AE में जब हम EC ऐड करेंगे तो ये पूरी लेंथ AC आ जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट बन गया AC और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, EC। तो बस इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरी। देखें यहाँ पे कोरोलरी का मतलब क्या था। तो अभी जो मेरे पास एक नया रिजल्ट आया, इसको मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC से, मतलब BPT से। तो शुरुआत की हमने BPT से और एक नया रिजल्ट ऑब्टेन किया। इस नए रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि AB यानी कि इस ट्रायंगल की पूरी लेंथ यूज़ हो रही है। ठीक है, AC यानी इस ट्रायंगल की पूरी लेंथ यूज़ हो रही है। तो जब भी हम लोग किसी ट्रायंगल में उसकी फुल लेंथ यानी इस पूरी साइड को यूज़ करेंगे और उसका रेशियो उसके दूसरे किसी एक पार्ट यानी कि जैसे यहाँ पर DB से निकाला है, AC का रेशियो किससे, EC से निकाला है, तो जब भी हम फुल लेंथ के संग रेशियो निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कोरोलरीज ऑफ BPT। ठीक है, तो जैसे ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इसके अपर पार्ट AD का रेशियो इसकी पूरी लेंथ यानी कि AB से ले सकते हो। अगर आप लिखते हो AD अपॉन AB तो फिर यहाँ पर भी आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर आपने AD लिखा है उसका अपर पार्ट पहला हिस्सा, तो यहाँ पर पहला हिस्सा कौन है, AE है, तो आप यहाँ पर लिखोगे AE। इसी तरीके से आपने डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, AB, जो कि इस ट्रायंगल की पूरी लेंथ है, ये वाली साइड की पूरी लेंथ है। तो यहाँ पर पूरी लेंथ कितनी है, AC, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, AC को लेना पड़ेगा। तो जब जब आप रेशियो को लिखते हो और ट्रायंगल की पूरी साइड का यूज़ करते हो तो वहाँ पे हम ब्रैकेट में रीज़न क्या मेंशन कर रहे होंगे, दैट इट इज़ अ कोरोलरी ऑफ BPT। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंगली इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, इन अ ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल पहले ABC बना लेना है। ठीक, क्या बोला गया इस ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास DE है जो कि पैरेलल है BC के, इस BC के पैरेलल DE है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, तो मैंने वो भी बना दिया। ये आ गया D और E। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है कि AD और DB का रेशियो 3/5 है। कहाँ पर है AD और DB, तो AD इसका अपर पार्ट और DB इसका लोअर पार्ट, इनका रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना, 3/5। उसके बाद AC की वैल्यू दी है कितनी, 5.6। तो AC कहाँ पर है भाई, ये रहा पूरा पोर्शन AC, ये पूरा हमको पता है 5.6 है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 5.6। और वैल्यू पूछी किसकी है, तुमसे वैल्यू पूछी है किसकी, फाइंड AE। AE कहाँ पर है, तो AE ये वाला पोर्शन है इसका, ये मुझे पूछा गया है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सपोज X मान लेता हूँ। ठीक, तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे अपर पार्ट यहाँ पर X पूछा है और टोटल वैल्यू कितनी पता है मुझे, 5.6। तो सेम मैं अगर यहाँ क्रिएट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, AD और DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो 3 और 5 पता था। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी फुल लेंथ की बात करता हूँ तो फुल लेंथ क्या बन जाएगी, तो इन दोनों सेगमेंट्स को आप ऐड कर दो, यानी कि 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आप इन फुल लेंथ का यूज़ कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली रेशियो क्या लिखोगे आप, AD अपॉन AB, ये लिखा मैंने AD अपॉन AB, और दूसरे साइड क्या लिखोगे आप, AE अपॉन AC। ठीक, ये लिखा हमने AE अपॉन AC। चलिए अब वैल्यू पुट कर दे, तो AD की जगह पर 3, AB की जगह पर जो उनका टोटल आया था वो था 8, AE जो मुझे पता नहीं है X, और जो पूरी लेंथ थी वो कितनी थी 5.6। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब X को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 5.6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन गया 3 × 5.6। पहले से अपॉन में कौन बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है, इक्वल में X। इस 8 से मैं 56 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, 8 की टेबल में 56 आता है ना, 8 7 = 56, और क्योंकि डेसिमल है तो क्या बन गया 0.7। अब 0.7 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 2.1। इस तरीके से मैंने इस X को कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर मैंने BPT की कोरोलरी को यूज़ किया। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे क्या, ये क्या लिखा हुआ था, ये थी कोरोलरी, किसकी कोरोलरी, BPT की, कोरोलरी ऑफ BPT। चलिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बोला गया है कि इस ट्रायंगल में DE और BC पैरेलल है। मैं देख पा रहा हूँ ये जो DE है वो इस BC के क्या है, पैरेलल है, और हमको सेगमेंट्स की वैल्यू दी है, जैसे कि DB दिया है X-3। DB कहाँ पर है, ये रहा, ये मुझे DB दिया हुआ है, कितना है ये, X-3 है। और फिर AB मतलब ये पूरी लेंथ A से लेकर B है, पूरी लेंथ मुझे दी है कितनी, ये पूरी लेंथ 2x दी है। ठीक, ऐसे ही दूसरे साइड में EC दिया है मुझे, EC कहाँ पर है, ये रहा, ये EC दिया हुआ है हमको, और उसके बाद पूरी लेंथ AC, ये रहा, A से लेकर C, ये फिर पूरी लेंथ मुझे दी है।
तो अकॉर्डिंगली क्योंकि यहाँ पर भी पूरी लेंथ का यूज़ हो रहा है तो मैं BPT का यूज़ कर पाऊँगा और रेशियो को लिख पाऊँगा यहाँ पर DB अपॉन AB, ये लिखा हमने DB अपॉन AB। और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, अगेन दूसरी साइड जैसे यहाँ पर DB छोटा सा था, यहाँ पर छोटा सा EC है तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा EC, और यहाँ पर फुल लेंथ AB थी तो यहाँ पर फुल लेंथ AC है। अब मैं रेशियो की फॉर्म में लिख चुका हूँ, कोरोलरी का यूज़ कर चुका हूँ, मुझे बस वैल्यू को पुट करना है। तो DB की जगह पर आ जाना है x माइनस 3, AB की जगह पर आ जाना है 2x, उसके बाद EC की जगह पर आ जाना है x माइनस 2, और लास्ट AC की जगह पर आ जाना है 2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में, और दूसरे साइड बात करें तो यहाँ 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 में। चलिए ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करें, अकॉर्डिंगली x का मल्टीप्लाई 2x में तो ये बना 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में तो ये बन गया 3x, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x में तो बनेगा माइनस का 6x, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है, यहाँ देखें इक्वल में तो 2x इंटू एक्स करने पर 2x स्क्वायर आ जाना है, और 2x इंटू 2 करने पर ये माइनस का 4x आ जाना है। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन सी है उनको हम सॉल्व करेंगे पहले, और दोनों साइड जो कैंसिल हो सकता है वो है 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी है 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी है, दोनों साइड 2x स्क्वायर है तो ये साइड चेंज होते कैंसिल हो जाएंगे, इनको अब यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो प्लस का 3x और 6x माइनस का, तो 3 माइनस 6 करने पर माइनस का 3x बनेगा ये, ठीक, और ये माइनस का 4x इधर आकर प्लस का 4x हो जाना है। फिर इक्वल की बात करें तो ये माइनस का 9 राइट साइड जाके प्लस का 9 हो जाना है। अब आप 4 में से 3x को माइनस करेंगे तो ओनली 1x बचेगा, यानी कि अकॉर्डिंगली मेरे पास जो x का आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, वो 9 आ चुका है। ठीक, चलिए अब हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन जिसमें मुझे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी होती, हमको सिर्फ प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपकी NCERT बुक से लिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि अगर ये दो पेयर आपस में पैरेलल हैं तो हमको ये रेशियो आपस में इक्वल करके बताने हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हम कौन से ट्रायंगल को पिक करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो मुझे हिंट मिलती है कि लिखा हुआ है PQ किसके पैरेलल है, BC के। तो आप देखो PQ और BC हैं कहाँ पर, तो ये मैं देख पा रहा हूँ, ये बना हुआ है BC, ठीक है। ये बोला गया है किसके पैरेलल है, तो ये बोला गया है ये इस PQ के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंगली पहले मुझे सोचना पड़ेगा ये दोनों जो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मतलब ये इस बेस के पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा हुआ। तो पहले मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूँ। ये मैंने B को A से मिलाया, ठीक, और यहाँ मैंने A को C से मिलाया, तो इस तरीके से मेरे पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। कौन सा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ये ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो गया, जिसमें जो PQ है ये इसके बेस BC के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू BPT अब ये रेशियो क्या हो चुके होंगे, सेम हो चुके होंगे, ये दोनों सेगमेंट आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो चुके होंगे। अब हमको कौन सा रेशियो चाहिए उस पर फोकस करें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है AR और AD, तो यहाँ पर AR और AD तो है नहीं इस ट्रायंगल में क्योंकि वो तो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। तो दूसरा साइड देखो, दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है AQ और AB। AQ कहाँ पर है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, AQ इसका ये वाला पार्ट है, ठीक, और AB, तो AB इसका दूसरा वाला पार्ट नहीं, वो फुल लेंथ है। अच्छा, फुल लेंथ का अगर यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब मैं कोरोलरी का यूज़ करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा है AQ का रेशियो किससे, पूरी लेंथ से, तो उसके दूसरे एंड पर भी देखें, जैसे यहाँ पर छोटा सेगमेंट AQ था तो दूसरी साइड छोटा सेगमेंट AP है, यहाँ पर पूरी लेंथ AB थी तो यहाँ पर पूरी लेंथ AC है। तो हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, लिखा हमने इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ABC। ये मेंशन किया हमने ट्रायंगल ABC। कौन सी साइड किसके पैरेलल है, तो PQ पैरेलल है किसके, BC के। अकॉर्डिंगली अगर PQ BC के पैरेलल है तो हम रेशियो को लिख पाएंगे, कौन से रेशियो को, जो मैंने अभी डिस्कस किए, AQ अपॉन AB को। तो ये AQ अपॉन AB किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर AQ के संग यहाँ पर बन रहा है AP, और दूसरे साइड AB के संग बन रहा है, AB के संग बन रहा है AC, ठीक। और क्योंकि हमने फुल लेंथ को यूज़ किया है तो ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या है ये कोरोलरी है, किसका कोरोलरी है, ये BPT का। लिख दिया अपन ने, कोरोलरी ऑफ BPT, ठीक। इसको होल्ड कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 पर। इसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है वो कौन सा होना चाहिए, तो जो दूसरा पेयर है वो मुझे बताएगा दूसरे ट्रायंगल के बारे में। चलिए अब दूसरे को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो दूसरा पेयर है यहाँ पर वो है PR और CD का। तो PR और CD कहाँ पर है, तो देखो ये रहा PR, ये किसके पैरेलल है, ये PR, ये CD के पैरेलल है, ठीक। तो अगर ये PR इस CD के पैरेलल है तो अकॉर्डिंगली ट्रायंगल कौन सा हुआ, तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे, बात हो रही है इस ट्रायंगल की जिसका नाम है AD और C। तो हम बात कर रहे हैं इस नए ट्रायंगल ADC की, ठीक। अब इस नए ट्रायंगल ADC में कौन किसके पैरेलल है, तो PR DC के पैरेलल है। रेशियो की बात करें तो कौन सा रेशियो रिक्वायर्ड है, तो हमको अब चाहिए AR और AD। क्या चाहिए, AR और AD। AR कहाँ पर है, तो AR इसका फर्स्ट हाफ है, और AD क्या है, तो AD इसकी फुल लेंथ है।
अगर फुल लेंथ का यूज़ हो रहा है मतलब हमको कोरोलरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस ए आर का रेशियो हम निकालने वाले हैं इसकी पूरी लेंथ ए डी से, तो यही रिफ्लेक्ट मुझे यहाँ पर देना होगा कि फर्स्ट पार्ट यहाँ ए आर, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए पी, यहाँ फुल लेंथ ए डी, तो यहाँ पर फुल लेंथ ए सी। मैं सेम चीज़ को यहाँ पर दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ। ये मेंशन किया मैंने। पहले ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, कौन किसके पैरेलल है तो ये बताना पड़ेगा। पी आर पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के। तो अगर पी आर सी डी के पैरेलल है तो फिर हम रेशियो को लिख पाएंगे, कौन से रेशियो? जो रिक्वायर्ड है ए आर अपॉन ए डी को, ये लिखा हमने ए आर अपॉन ए डी, ये किसके इक्वल है? तो दूसरे साइड हम देखेंगे तो ए आर के संग यहाँ मुझे ए पी मिल पा रहा है, ये लिखा हमने ए पी, और फुल लेंथ में मुझे ए डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिल पा रहा है ए सी। रीज़न वही है क्या? कोरोलरी ऑफ बी पी टी। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे कोरोलरी ऑफ बी पी टी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चलिए अब हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, कि दोनों के आर एच एस ए पी ए सी और ए पी ए सी कैसे हैं? सेम है। तो अगर किन्हीं इक्वेशन के दोनों के आर एच एस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के एल एच एस भी कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के एल एच एस, यानी कि ए क्यू अपॉन ए बी फर्स्ट इक्वेशन का, ए क्यू अपॉन ए बी, और सेकेंड इक्वेशन का एल एच एस जो कि है ए आर अपॉन ए डी, ये लिखा हमने ए आर अपॉन ए डी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को, जिसमें मुझे बोला गया है कि जो लाइन डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। तो पहले हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि ये डी ई बनी कहाँ पर है। तो ये रही लाइन डी ई जो कि किसके पैरेलल है? क्वेश्चन के हिसाब से ए सी के पैरेलल है। ठीक, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर वो ट्रेस करना पड़ेगा ट्रायंगल जिसमें आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्योंकि ए सी के पैरेलल लाइन डी ई है, तो अकॉर्डिंगली जो ट्रायंगल कंप्लीट हो पाएगा इन पैरेलल लाइंस के थ्रू वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। अभी आपको सिर्फ इस रेड वाले ट्रायंगल को देखना और किसी को नहीं देखना। तो इस रेड वाले ट्रायंगल में बेस ए सी के पैरेलल लाइन है डी ई, तो अकॉर्डिंगली मैं बीपीटी के रेशियो को लिख पाऊंगा, जो कि यहाँ पर मुझे चाहिए बी ई अपॉन ई सी। तो देखो यहाँ पर जो बन रहा है रेशियो, बी से लेकर ई ये रही लाइन, उसके बाद ई से लेकर सी, मतलब कि मुझे बी ई अपॉन ई सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसकी दूसरी साइड पर अब मैं देखूँ तो दूसरी साइड पर मुझे अवेलेबल है बी डी अपॉन डी ए। तो सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन किसके पैरेलल? तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके? ए सी के। तो देयरफॉर हम लोग बी पी टी का रेशियो लिख पाएंगे जो कि होगा बी ई अपॉन ई सी। तो मैंने एक साइड से उठा लिया बी ई और ई सी, तो दूसरी साइड से मुझे मिल जाएगा बी डी एंड डी ए। तो ये लिखा मैंने बी डी अपॉन में डी ए। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर देंगे बी पी टी, उसको होल्ड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। अब दूसरा ट्रायंगल मुझे कौन सा चूज करना है? तो वो मुझे अगली पैरेलल लाइन के पेयर से पता पड़ेगा। चलिए उसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा पैरेलल पेयर्स है वो है डी सी और ए पी का। चलिए उनको ट्रेस कर देते हैं डायग्राम में। तो डी सी मेरे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास डी सी लाइन है। ये किसके पैरेलल है? तो ये ए पी के पैरेलल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ट्रायंगल कौन सा कंप्लीट हुआ? अगर इस ए पी के पैरेलल ए सी जा रहा है तो मेरे पास जो ट्रायंगल कंप्लीट होगा वो ये वाला हो जाएगा। इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, तो अब इस आप ब्लू वाले ट्रायंगल को देख पा रहे हैं। तो क्या नाम हो गया इसका? ए बी और पी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी पी। इस ट्रायंगल ए बी पी के अंदर ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है किसके? बेस के। तो अकॉर्डिंगली हम रेशियो को बराबर कर पाएंगे बीपीटी के हिसाब से। कौन सा रेशियो चाहिए? बीसी और सीपी का। तो कहाँ पर है बीसी और सीपी? तो मैं देख पा रहा हूँ ये रहा बी से लेकर सी और उसके बाद सी से लेकर पी। तो इन्हीं के दूसरे एंड की अगर बात करूँ इसी ब्लू वाले डायग्राम में तो बन जाएगा वो बी से लेकर डी और देन डी से लेकर ए। इसको मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। कौन किसके पैरेलल? तो डी सी पैरेलल है इस बार किसके? ए पी के। ऐसा अपन को गिवन है तो हम रेशियो लिख पाएंगे बराबर हो गए। कौन से रेशियो बराबर हो गए? बी सी और सी पी। ये लिखा हमने बी सी अपॉन सी पी। और दूसरे एंड पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो दूसरे एंड में मुझे ब्लू वाले ट्रायंगल में बी डी और डी ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो मैंने लिखा यहाँ पर बी डी और डी ए। ये भी कैसे आया रिजल्ट? वही बी पी टी से। इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन में यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए लिखा है, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए लिखा है। मतलब दोनों के आर एच एस सेम है, इसका मतलब दोनों के एल एच एस भी सेम होंगे। तो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इक्वेट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट यानी कि बी ई अपॉन ई सी ये इक्वल बन चुका है। किसके इक्वल बन चुका है? तो जो इक्वेशन 2 का एल एच एस था यानी कि बी सी अपॉन सी पी के।
BC अपॉन CP, ये मुझको लेकर आना था इसमें। क्लियर? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का ही है, जिसमें मुझे अगेन 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है। तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये DE और BC जो पैरेलल लाइंस है वो इस डायग्राम में कहाँ पर है। ठीक है, तो जो मेरा पहला पेयर है उसको देख लेते हैं फटाफट से। वो किसका है? DE और BC का। तो DE पैरेलल टू BC, ये मैंने DE को ट्रेस किया और यहाँ पर मैंने BC को ट्रेस किया। अकॉर्डिंगली मुझे आप बताएं कि किस ट्रायंगल में बन पा रही है पॉसिबिलिटी। तो अगर ये बेस BC है जिसके पैरेलल लाइन DE है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ये ट्रायंगल होगा ABC। ठीक, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। आपको इस ट्रायंगल ABC में पता है कौन किसके पैरेलल है, तो DE पैरेलल है किसके? BC के। अब बात आती है कि आपको BPT के अकॉर्डिंग रेशियो कौन से लिखने होंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस DE की वजह से यहाँ पे सेगमेंट AD और DB बन रहा है। क्या AD और DB हमको चाहिए? तो प्रूफ करने में AD तो है, पर प्रूफ करने में यहाँ पे DB नहीं दिखाई दे रहा। इंस्टेड मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे AB दिखाई दे रहा है। AB जो कि इस बड़े ट्रायंगल की पूरी लेंथ है। तो अगर मुझे पूरी लेंथ का यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया था हम लोग BPT का कोरोलरी यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ से पता पड़ेगा कि प्रूफ में AB है, मतलब ट्रायंगल की फुल लेंथ है, तो मैं इसका कोरोलरी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा सॉल्व करना। देखें, ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABC, जो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है, कौन किसके पैरेलल है। तो क्वेश्चन में गिवन है जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक, अब जो मैं रेशियो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा इसकी फर्स्ट हाफ वाले पोर्शन यानी कि AD का किससे? इसकी पूरी लेंथ AB से। तो ये लिखा मैंने AD अपॉन AB। तो मुझे यही सेम चीज़ दूसरे साइड भी करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट AD लिया है, तो मुझे अब दूसरे साइड भी फर्स्ट पार्ट AE को लेना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने इसका फर्स्ट पार्ट AE। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिनोमीटर में फुल लेंथ AB लिखी है। यहाँ पर मैंने डिनोमीटर में फुल लेंथ इस साइड से AB लिखी है। तो यहाँ पर फुल लेंथ क्या है? तो यहाँ पर फुल लेंथ ट्रायंगल की AC है। तो मुझे यहाँ पर AC को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखूंगा? तो वही कोरोलरी ऑफ BPT। जब भी हम फुल लेंथ का यूज़ करेंगे ट्रायंगल की, हम क्या लिखेंगे? कोरोलरी वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए अब अगला पेयर देखें। तो अगला पेयर कौन सा पैरेलल लाइन का? वो है CD और EF का। अब इसको मुझे ट्रेस करना पड़ेगा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये CD और EF कहाँ पर है। CD पैरेलल टू EF डायग्राम में कहाँ पर है? तो डायग्राम में ये रहा CD, ये रहा CD। ठीक है, ये किसके पैरेलल है? ये इस EF के पैरेलल है। चलिए अब जरा आप सोचें कि अगर ये CD इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सा कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल देखो, ये बेस है, बेस के पैरेलल ये मेरे पास लाइन जा रही है, अपोजिट वर्टेक्स A है। तो अकॉर्डिंगली यही वाला ट्रायंगल मेरा ट्रेस होना है। इसको मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या नाम हुआ उस ट्रायंगल का जिसमें हम बात करने वाले हैं, जिसमें BPT को अप्लाई करने वाले हैं? तो ट्रायंगल का नाम हो गया ADC। ट्रायंगल का नाम क्या है? ADC। और इसमें बेस DC या CD जो भी आप बोले, उसके पैरेलल कौन जा रहा है? EF जा रहा है। कैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली अब मैं इस वर्टेक्स A से रेशियो को लिखना स्टार्ट कर दूंगा जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो ये लिखा मैंने पहले, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम यानी कि ADC। ये लिखा मैंने ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ADC। कौन किसके पैरेलल है? लिखा क्वेश्चन में CD EF के पैरेलल है। CD पैरेलल टू EF, ये हमको तो गिवन है। तो अकॉर्डिंगली मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो कौन से बनने वाले हैं यहाँ पर भी? तो देखो, मुझे AD का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AD का स्क्वायर, मतलब AD 2 बार चाहिए। एक बार AD यहाँ पर मैं लिख चुका, तो एक AD मुझे और चाहिए, यानी कि इस बार में मुझे AD यानी कि फुल लेंथ का यूज़ करना है। ठीक है, और रेशियो किससे चाहिए मुझे? तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर AF भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? AF लिखा हुआ है। तो यहाँ पर AF का है, तो अगेन ये रहा AF, इसका जो फर्स्ट पार्ट है। इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, किसको देखना है हमको? सिर्फ इस ब्लू वाले ट्रायंगल को देखना है। तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल में AF जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है और AD इसकी फुल लेंथ है। फिर से मैं रेशियो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, AF का रेशियो किससे? AD से। ठीक, तो जैसे यहाँ पर इस ब्लू वाले ट्रायंगल में फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इस वाली साइड, इस ट्रायंगल की इस वाली साइड AD में, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट AF है और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है? वो AE। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? AE को लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे साइड बात करें तो AD इधर फुल लेंथ है, ब्लू वाले ट्रायंगल की ये AD फुल लेंथ है। तो दूसरे साइड पर फुल लेंथ क्या है? तो दूसरे साइड की फुल लेंथ AC है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर इसके अपॉन में AC। और अगेन ब्रैकेट में क्या लिख देना है मुझे? सेम रीजन, कोरोलरी ऑफ BPT। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करें तो आप देख पाओगे इन दोनों के RHS AE अपॉन AC और AE अपॉन AC दोनों सेम है। तो अगर किन्हीं दो इक्वेशन के RHS सेम है तो फिर LHS को भी आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट को मैं इक्वेट करने वाला हूँ। तो क्या है इसका लेफ्ट? AD अपॉन AB, ये लिखा हमने AD अपॉन AB। और दूसरी इक्वेशन का क्या है लेफ्ट?
वो है ए एफ अपॉन ए डी, ये लिखा हमने ए एफ अपॉन ए डी। अब बस क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप ए डी का मल्टीप्लाई ए डी में करोगे तो ये बन जाएगा ए डी का स्क्वायर, लिख दें ए डी स्क्वायर, और उसके बाद राइट में ये ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एफ से, ये लिखा हमने ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए एफ। ठीक, यही तो मुझको लेकर आना था, हो गया प्रूफ, खत्म क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। हाँ भाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसकी अपन प्रैक्टिस जरूर कर लें एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक लाइन है जो कि पैरेलल है, किसके, तो लिखा हुआ है पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाना होगा। डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने बना लिया एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप जानते हैं क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर कैसा होता है, ये नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी बना देना है, ये मैंने बना दिया ए बी सी डी। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो हमें एक लाइन बनानी है, हमें क्या बनानी है, एक लाइन जो कि क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है। ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है। तो यहाँ पर मैंने वो लाइन बना लेनी है, ये मैंने बना दी एक लाइन जिसका नाम हो गया ई एफ। तो ये जो ई एफ लाइन है ये किसके पैरेलल है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल लाइंस, ये ई एफ जो है ए बी के संग भी पैरेलल है, और ये जो ई एफ है ये डी सी के संग भी पैरेलल है। तो हो गया ना, अ लाइन विच इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। अब प्रूफ क्या करना है, तो ऐसा लिखा हुआ है प्रूफ दैट इट डिवाइड्स इट्स नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। तो अब हमको प्रूफ ये करना है कि इस ई एफ लाइन ने क्या किया, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि ए डी और बी सी, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया है, मतलब कि सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ऐसा अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार करके जरूर जाएंगे। तो देखो हमारे सामने पैरेलल लाइन तो आ चुकी है, और पैरेलल लाइन के लिए हमने अभी भी जो सीखा वो है बीपीटी। पर बीपीटी जो अप्लाई होती है वो तो सिर्फ एक ट्रायंगल में अप्लाई होती है, यहाँ पर तो ट्रायंगल हमारे पास है नहीं। तो पहला टास्क क्या होगा, तो पहला टास्क ही हमारा ये कि हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल को क्रिएट करेंगे। अब ट्रायंगल बनेगा कैसे, सिंपली मुझे क्या करना है, इसका डायगोनल बना देना है। इस ट्रेपेजियम का एक डायगोनल एसी को मुझे मार्क कर देना, ये मैंने इसका डायगोनल बना दिया। डायगोनल के बनते ही आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। और यहाँ पर इस डायगोनल ने इस ई एफ लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया है इस पॉइंट पर, जिसको मैं एक नाम जी भी दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्योंकि मुझको ट्रायंगल मिल चुका है, इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल लाइन मुझे मिल चुकी है, तो बस मैं इसमें बीपीटी को अप्लाई कर सकता हूँ। लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रायंगल का नाम ए डी सी, क्या मुझे इसको ट्रेस कर देना चाहिए, थोड़ी सी आपको आदत हो गई तो देख लो भैया ट्रेस करके कैसे देखेगा। ये बात हो रही है ट्रायंगल ए डी सी की। ठीक है, हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और इसमें ये वाला पोर्शन जो ई जी है वो क्या हो चुका है, ये पैरेलल हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली मैं ए ई अपॉन ई डी लिख पाऊंगा किसके इक्वल, ए जी अपॉन जी सी के। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट कर दें। ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, कौन किसके पैरेलल, तो जो ई जी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। अच्छा, हमें कैसे पता कि ये ई जी पैरेलल है डी सी के, क्योंकि हमें ऐसे पता पड़ रहा है ये ई एफ जो थी, ये पूरी लाइन ई एफ जो थी ये बेस के पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा था ना। तो जब ये पूरी लाइन ई एफ इस बेस डी सी के पैरेलल है, तो उस पूरी लाइन ई एफ का जो एक छोटा सा पोर्शन ई जी है ये भी तो उसके पैरेलल ही होगा ना। अगर ये पूरी लेंथ आपस में पैरेलल है तो इस लेंथ का जो थोड़ा सा हिस्सा है ई जी वो भी तो उसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर देता हूँ मैं कि क्योंकि ये पूरी ई एफ पैरेलल थी किसके, डी सी के, इसीलिए उसका पोर्शन ए जी भी क्या होगा, डी सी के पैरेलल होगा। तो अब रेशियो को लिख लेते हैं फटाफट से। तो जो रेशियो बना ए ई अपॉन ए डी किसके इक्वल, तो दूसरी साइड पर ए जी अपॉन जी सी के इक्वल, ये लिख दिया मैं ए जी अपॉन जी सी। और रीज़न क्या है इसका, वही बीपीटी और कुछ भी नहीं। ये हमने होल्ड करा इसको इक्वेशन नंबर 1 पर। अब हमको दूसरा ट्रायंगल देखना है, तो आपको दूसरा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है वो हमारे पास है ये वाला ए बी और सी, जो यहाँ पर इस डायगोनल के ऊपर बन रहा है। इसको भी मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये बन रहा मेरे पास ए बी और सी। ठीक है, अब आपको किसको देखना है, अब आपको सिर्फ इस पर्पल वाले ट्रायंगल को देखना है, इस ब्लू वाले ट्रायंगल को देखना है, जो भी आपको कलर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। और इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, तो इसमें ये जी एफ जो लाइन है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है जी एफ लाइन,
तो ये जी एफ लाइन पैरेलल है ए बी के। तो अगेन यहाँ पर मैं अप्लाई कर पाऊंगा बीपीटी को। तो लिखा मैंने यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी में कौन किसके पैरेलल, तो आप लिखोगे कि जो जी एफ है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। लिखा हमने ये जी एफ पैरेलल टू ए बी। अब ये जी एफ वाली लाइन ए बी के पैरेलल क्यों है, तो फिर से वही वाली बात, ये जो जी एफ लाइन है वो किसका हिस्सा है, वो किसका पार्ट है, तो वो पूरी लाइन ई एफ का पार्ट है, जो कि हमारे पास कैसी थी, ए बी के पैरेलल। तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्योंकि पूरी लाइन ई एफ पैरेलल थी किसके, ए बी के, इसलिए इसका पार्ट जो है जी एफ भी ए बी के पैरेलल होगा। अब बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो में लिखेंगे कौन सा, ए जी अपॉन जी सी किसके इक्वल, तो यहाँ के बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल। ये लिखा मैंने ए जी अपॉन जी सी किसके इक्वल बनेगा यहाँ पर, तो ए जी अपॉन जी सी किसके इक्वल बनेगा, बी एफ अपॉन एफ सी के। ये लिखा मैंने बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने पहले ही ए जी अपॉन जी सी को कौन सी साइड में रखा था, राइट साइड में, ताकि मैं इसको इक्वेशन 1 के राइट साइड से क्या कर पाऊँ, कंपेयर कर पाऊँ, है ना। रीज़न क्या है इसका, रीज़न तो वही है बीपीटी। इसको होल्ड किया मैंने इक्वेशन नंबर 2 पर, और जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे दोनों के आरएचएस सेम दिखाई देंगे, और अगर आरएचएस सेम है तो आप जानते हो फिर एलएचएस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखा हमने दोनों के, क्योंकि राइट सेम है तो फिर लेफ्ट भी कैसे रहेंगे, सेम। तो यानी कि ए ई अपॉन ई डी, ये लिखा हमने ए ई अपॉन ई डी, ये किसके इक्वल बन जाएगा, तो इक्वल बन जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के, बी एफ अपॉन एफ सी के। कुल मिला के हमने प्रूव कर दिया कि जो ट्रेपेजियम था उसकी नॉन पैरेलल साइड्स सेम रेशियो में यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें कि इसके क्वेश्चन के और में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल। अच्छे समझना इसको, क्या लिखा हुआ है, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। कितनी पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है, 3 और मोर, तो मिनिमम में 3 लाइंस को बना ही लेता हूँ। तो ये लिखा मैंने 3 पैरेलल लाइंस को, ये पहली पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन और ये तीसरी पैरेलल लाइन। क्वेश्चन के हिसाब से 3 पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा बोला गया है कि इन 3 पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल आप जानते हो क्या होती है, एक वो लाइन जो कि पेयर या फिर 2 से ज़्यादा लाइंस को एक साथ इंटरसेक्ट कर देती है। तो ये मैंने इनकी 2 ट्रांसवर्सल बना ली। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमको क्या प्रूव करना है, लिखा है ऐसा, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। इंटरसेप्ट मतलब, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पोर्शन यानी कि टुकड़ा। तो इन पैरेलल लाइन के बीच में इस ट्रांसवर्सल का कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन रहेगा, तो ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, यानी कि ये पहला इंटरसेप्ट बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दूसरा इंटरसेप्ट बिटवीन पैरेलल लाइन। ऐसी दूसरी बात करें अपन ट्रांसवर्सल की, तो यहाँ पर भी पहले पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है, जबकि दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है। तो हमको क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो इनके इंटरसेप्ट बन गए हैं पैरेलल लाइन की वजह से, ये क्या होंगे, ये प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे। अब आप बोलोगे कि ये दोनों क्वेश्चन को और में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो इस पिछले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम था, तो यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखोगे तो आपको ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं डायग्राम को थोड़ा सा कलर करके, देखो ये रहा मेरे पास वो ट्रेपेजियम, जैसा अपन ने अभी क्वेश्चन किया था ना, ये रहा वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम क्या था, ए बी सी डी, ये लिख देंगे अपन यहाँ पर ए बी सी और डी। और फिर क्या किया था ट्रेपेजियम में, हमने एक पैरेलल लाइन बनाई थी। तो देखो वो पैरेलल लाइन ये वाली बन गई इनके बीच में, क्या नाम है इसका, ई और एफ। ठीक, फिर हमने क्या किया था, एक इसका डायगोनल बनाया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका एक डायगोनल बना देंगे। तो कहना मतलब मेरे पास ये है कि दोनों क्वेश्चन डिक्टो सेम है ना, सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क है इनके पूछने के तरीके में, है ना। तो इस बात को आप समझें, दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा है, यानी कि यही एज इट इज सॉल्यूशन किसका आने वाला है, इस वाले क्वेश्चन का आने वाला है। तो क्लियर हो गया आपको, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को आपस में और में लिखा हुआ था। चलिए अब समय हो गया है हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी को समझने का। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट। तो जैसा अपन अभी बीपीटी में पढ़ा था, अगर हम उसी के स्टेटमेंट को पलट दें, जस्ट अपोजिट कर दें, तो मुझे उसका कन्वर्स स्टेटमेंट मिल जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के स्टेटमेंट में, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, और उसमें एक लाइन, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर एक लाइन है, ऐसा बोला नहीं गया कि वो लाइन मुझे पैरेलल बनानी है, तो मैं रैंडमली एक लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली, ठीक, बोला गया कि लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इस ट्रायंगल की कोई सी भी 2 साइड्स यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो में, प्रोपोर्शनली मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अगर यहाँ पर मैंने लिखा इस पॉइंट का नाम डी और इस पॉइंट का नाम ई, तो यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से ए डी अपॉन डी बी, अगर ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो, दूसरी साइड के लिए जो 2 पार्ट्स बन रहे हैं ए ई और ए सी, उनके संग प्रोपोर्शनल हो,
ए ई और ई सी के संग प्रोपोर्शनल हो। अगर ऐसा हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के स्टेटमेंट के हिसाब से जो लाइन होगी, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन होगी डी ई वो क्या होगी, थर्ड साइड यानी कि बी सी के पैरेलल होगी। देन डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बेस यानी कि बी सी। बस खत्म, ये है मेरे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट। बीपीटी में क्या होता था, मुझे लाइंस पैरेलल पता होती थी और मैं उसका रिजल्ट लिखता था कि अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। तो अब कन्वर्स में क्या है, मुझे पहले से पता होगा कि जो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा, मैं रिजल्ट लिखूंगा कि वो लाइन जरूर थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। बस इतना सा है कन्वर्स का स्टेटमेंट, समझ गए आप। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो देखें इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, D और E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम में बना लेते हैं। बात हो रही है एक ट्रायंगल ABC की, तो ये मैंने ट्रायंगल ABC बना लेना है। उसके बाद इसमें हमको बोला गया है कि एक लाइन है, नहीं एक लाइन नहीं, दो पॉइंट्स हैं D और E जो कि इसकी साइड्स AB और AC पर बने हुए हैं। मतलब D कहाँ पर बना हुआ है, D बना हुआ है इसके AB पर, तो यानी कि E कहाँ पर होगा, तो E होगा इसकी साइड AC पर। तो बना लेते हैं, इसकी साइड AB पर अपन ने रैंडमली यहाँ पर D मार्क कर दिया और AC पर यहाँ पर अपन ने E मार्क कर दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सच दैट हमको कुछ वैल्यूज दी हैं। बोला गया कि जो AB है वो 5.6 सेंटीमीटर है। AB मतलब ये पूरी लेंथ हमको पता है कितनी, 5.6। चलो अभी लिख देते हैं इस पूरी लेंथ को, ये मुझे पता है 5.6 है, मार्क कर दिया मैंने फिलहाल। यूनिट सेंटीमीटर ये मैंने नहीं लिखा है। AD 1.4 है। अब AD कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। AD मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, ये 1.4 है। चलो उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं 1.4। उसके बाद देखिए आगे, तो AC पता है मुझे 7.2, ये AC की वैल्यू 7.2 है। AC मतलब यहाँ की पूरी लेंथ, ठीक 7.2। और उसके बाद आखिरी AE पता है मुझे कितना, AE 1.8 सेंटीमीटर। AE इसका फर्स्ट पार्ट, ये 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, फाइंड नहीं करना, कुछ चेक करने को बोला गया। बोल रहे हैं चेक करो क्या DE और BC आपस में पैरेलल हैं। क्या DE मतलब ये वाली लाइन DE, बोला जा रहा है क्या ये DE पैरेलल है किसके, BC के। तो मुझे क्या करना है, इसको इसके पैरेलल लाने के लिए मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना है। अगर मैं ये चेक कर पाऊँ, ये देख पाऊँ, ये ऑब्जर्व कर पाऊँ कि ये इक्वल रेशियो में साइड्स डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इक्वल रेशियो में, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए देखें यहाँ पर, तो अगर ये पूरी लेंथ 5.6 थी, तो इस पूरी लेंथ 5.6 में से इसका फर्स्ट पार्ट में 1.4 माइनस करूँगा तो बचा हुआ कितना आएगा, फटाफट से माइनस कर दो। बचा हुआ पार्ट आ जाएगा इसमें 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.6 माइनस 1.4 करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ 7.2 है, ठीक। इसमें से आपको कितना माइनस करना है, 1.8 माइनस करना है। जब आप इस पूरी लेंथ 7.2 में से इसका फर्स्ट पार्ट 1.2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 5.4। चलिए मेरे पास अब इनके सेगमेंट्स के पार्ट के आंसर आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से रेशियो निकाल लेता हूँ किसका, AD का DB से। ये लिखा मैंने AD अपॉन DB, कैलकुलेट करें तो AD की वैल्यू है 1.4 और DB की वैल्यू अभी आई है 4.2, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास डेसिमल एक डिजिट के पहले लगा हुआ है, तो दोनों के डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा 14/42, ठीक। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 14 के मल्टीपल है, 14 के टेबल में आता है। अगर आपको 14 की टेबल याद नहीं तो उनको छोटे नंबर से कट करें। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली 14 1 और 14 3 42 होता है, तो कुल मिला के रेशियो 1/3 आया किसका, AD अपॉन DB का। अब मैं दूसरी साइड जाऊँगा और मैं AE अपॉन EC इस रेशियो को कैलकुलेट करूँगा। ये लिखा मैंने AE अपॉन में EC, वैल्यू पुट करें तो AE कितना था, दिया तो क्वेश्चन में 1.8 और हमने EC अभी सब्ट्रैक्ट करके निकाला, तो सब्ट्रैक्शन पे कितना आया, 5.4 आया। उसके बाद सेम वही चीज़ अप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगी कि डेसिमल पोजीशन एक डिजिट के पहले है दोनों बार, तो हम डेसिमल से डेसिमल ही कैंसिल कर देंगे, दोनों से जगह से डेसिमल हट गया। ऊपर बचा 18/54। तो यहाँ पर भी अगर आप छोटे नंबर से कट करें आपकी चॉइस है, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 18 का मल्टीपल है, 18 की टेबल में आता है, 18 1 और 18 3 तो 1/3। तो कुल मिला के AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये दोनों सेगमेंट्स के रेशियो कैसे थे, एक जैसे थे। तो मैंने लिखा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिक्स करते हुए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों के राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम होंगे, यानी कि AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, ये आ गया AE अपॉन EC के। तो कहना मतलब ये है कि जो यहाँ पर लाइन DE थी
इसने क्या किया, ट्रायंगल की इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब कन्वर्स के स्टेटमेंट के हिसाब से तो डी लाइन क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी इसकी थर्ड साइड BC के। ठीक, खत्म, रेशियो बराबर आ गए, मतलब लाइंस पैरेलल है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगेन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो पेयर दिए हैं पैरेलल लाइंस के, और तीसरा पेयर मुझे शो करना है कि वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर मुझे पैरेलल लाइंस प्रूफ करनी है तो ये प्रूफ कैसे हो पाएंगी, ये ज़रूर BPT के कन्वर्स को यूज़ करके हो पाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि मुझे गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन से ट्रायंगल से मुझे काम करना है। ठीक, तो जो पहला पेयर है पैरेलल लाइन का, वो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है किसका, DE और OQ का। अब ये DE और OQ हैं कहाँ पर इस डायग्राम में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये रहा DE, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ये इस OQ के पैरेलल है। तो आप सबसे पहले सोचें कि वो कौन सा ट्रायंगल है जिससे मुझे काम करना है। तो देखो ये OQ, इसके पैरेलल DE, उनका अपोजिट वर्टेक्स P, यानी कि ट्रायंगल हो गया ये वाला, P से लेकर O, और फिर O से लेकर Q, और फिर Q से लेकर वापस से P। तो मतलब कुल मिला के मुझे इस ट्रायंगल में काम करना है, इस ट्रायंगल में मुझे BPT का यूज़ करना होगा। कौन किसके पैरेलल है क्वेश्चन के हिसाब से, तो लिखा हुआ ऐसा कि जो DE है वो इस OQ के पैरेलल है। तो कौन से रेशियो को आप इक्वेट कर पाओगे, डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस DE की वजह से इस P से लेकर Q वाली लाइन के दो हिस्से हो गए। इस E ने क्या किया, ऊपर PE को बना दिया, नीचे EQ को बना दिया। तो अकॉर्डिंगली ये PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा, यहाँ पर PD अपॉन DO के। लिख दें इस चीज़ को, चलिए लिख लेते हैं इस चीज़ को। ये लिखा मैंने, इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO कौन किसके पैरेलल, तो लिखा क्वेश्चन में ED या DE पैरेलल है किसके, OQ के। तो अकॉर्डिंगली कौन सा रेशियो को आप लिख पाओगे, आप लिख पाओगे PE अपॉन EQ को। ये लिखा हमने PE अपॉन EQ किसके इक्वल, PD अपॉन DO के। रीजन इसका वही है BPT, और होल्ड कर देंगे उसको इक्वेशन नंबर 1 पर, और फटाफट से चलेंगे हम इसके दूसरे वाले ट्रायंगल पर। तो यहाँ पर जो अगला पेयर है वो है DF और OR का। तो कहाँ पर है DF और OR, तो ये मैं देख पा रहा हूँ DF, और OR की बात करें तो ये रहा OR। ठीक, तो कौन सा ट्रायंगल है वो, तो क्योंकि OR के पैरेलल DF है और अपोजिट वर्टेक्स P है, तो P से हम ट्रायंगल को बनाना स्टार्ट कर दें। ये मैंने P से लाइन लेकर स्टार्ट करी, ये गए O तक, ठीक, और यहाँ पर P से लाइन स्टार्ट करी, इसको लेके गए R तक। तो आपको अपने आप ही साफ साफ दिखाई दे गया होगा कि जो मेरा अगला ट्रायंगल है ये ब्लू वाला, वो कौन सा है, वो है POR। ठीक, इसमें कौन किसके पैरेलल है, तो OR के पैरेलल DF है, अपोजिट वर्टेक्स P है। तो D और F की वजह से, इस D की वजह से इस वाली लाइन के दो हिस्से हो गए PD और DO, और इस F की वजह से इस वाली लाइन के भी दो हिस्से हो गए, वो हो गए PF और FR। इनको लिखना अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल POR। ये लिखा मैंने नाउ इन ट्रायंगल POR कौन किसके पैरेलल है, पहले लिख लेते हैं। तो DF OR के पैरेलल है, DF पैरेलल है किसके, OR के। तो हम लिख पाएंगे रेशियो को, रेशियो मैंने आपको बताया कौन सा लिखना है मुझे, PD अपॉन DO लिखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ राइट साइड पे लिखा हुआ, तो मैं इसे भी राइट साइड लिखूंगा, PD अपॉन DO। उसके बाद दूसरी साइड क्या लिखना है मुझे, PF अपॉन FR। ये लिखा मैंने यहाँ पर PF अपॉन FR। रीज़न इसका भी वही है BPT। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के RHS सेम है, तो दोनों के LHS भी सेम होंगे, यानी कि PE अपॉन EQ मैं लिख पाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। अब आपको ये नोटिस करना है कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR की वजह से कौन सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो PE अपॉन EQ मतलब पॉइंट E की वजह से यहाँ पर दो पार्ट्स हो रहे हैं, और यहाँ PF अपॉन FR मतलब पॉइंट F की वजह से यहाँ पर दो पार्ट्स हो रहे हैं। अब आपको इसको डायग्राम में ऑब्जर्व करना है कि किस ट्रायंगल पर हम पहुंच चुके हैं। PE अपॉन EQ देखें यहाँ पर, इसका मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो PE ये रहा भाई मेरे पास, P से लेकर E इस ट्रायंगल की बात हो रही है, PE। ठीक है, इसका EQ से रेशियो, तो PE का EQ से रेशियो, चलिए मैंने शेड कर दिया। उसके बाद दूसरे साइड PF का FR से, तो ये रहा PF, इसका मुझे रेशियो निकालना है किससे, FR से। चलिए अकॉर्डिंगली आपको पता पड़ गया होगा कि इस ग्रीन कलर की शेडिंग की वजह से कौन सा ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ये ट्रायंगल PQR कंप्लीट हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ट्रायंगल PQR कंप्लीट हो रहा है। तो अब इस ट्रायंगल PQR में
पी ई अपॉन ई क्यू और यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर बराबर हो गए, यानी कि ई और एफ की वजह से ट्रांजिशन बना है। किसकी वजह से? ई और एफ की वजह से। तो यानी कि इनको जो जोड़ने वाली लाइन होगी यानी कि ई एफ, ये श्योरली क्या होगी? ये श्योरली पैरेलल होगी किसके? बेस यानी कि क्यू आर के। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है। तो बस मुझे उसको लिख देना आखिरी में, ये लिखा मैंने अपना फाइनल स्टेटमेंट। सो ई एफ इज पैरेलल टू बेस क्यू आर। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल क्यों हो गए? रीजन क्या लिखना है अपन को? कन्वर्स। हमने यूज़ किसका किया? कन्वर्स का। किसका कन्वर्स? बीपीटी का। तो यहाँ मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव कर दिया कि जो लाइन ई एफ है वो क्यू आर के क्या है? पैरेलल है। ई एफ क्यू आर के पैरेलल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें बोला गया है लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में बोला गया एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड बी सी पर एक पॉइंट एक्स है। पहले इतना बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल जिसका नाम हो गया ए बी सी। ये हमने बना दिया ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी जो साइड बी सी है उस पर एक रैंडमली पॉइंट कैपिटल एक्स जैसा कि बोला गया, मैंने उसको बना दिया। अब बोल रहे हैं कि एक्स एम और एक्स एन क्या है? ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो बोला गया बी ए और सी ए के पैरेलल है। ठीक, तो एक्स एम किसके पैरेलल हुआ? एक्स एम पैरेलल हो गया बी ए के, और ये एक्स एन किसके पैरेलल हुआ? तो एक्स एन पैरेलल हो गया सी ए के। तो अब चलो इतना और ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने बनाया एक्स एम। ये एक्स एम किसके पैरेलल है? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एक्स एम है ये ए बी के पैरेलल है। दूसरा क्या बनाना है? अब मुझे बनाना है एक्स एन बनाना है। ये मैंने बना दिया एक्स एन। तो अब ये एक्स एन किसके पैरेलल है? तो जो एक्स एन है ये ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने इसका रफ स्केच बना लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में लोग बोल रहे हैं जो एम एन है वो मीट कर रहा है किसको? बी सी को। एम एन जो है बी सी को मिल रहा है। तो भाई एम एन कहाँ पर है? तो ये रहा एम एन। ये मैंने एम को एन से मिलाया। ठीक, तो ये एम एन बी सी को कहाँ मिल रहा है? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि एम एन मीट्स बी सी। ये एम एन बी सी को कहाँ मिल रहा है? तो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड इन टी। प्रोड्यूस करने पर मिल रहा है। एम एन को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो इसको एम एन को प्रोड्यूस करें हम। ये मैंने एम एन को प्रोड्यूस किया, ठीक, उसी डायरेक्शन में। और इसी तरीके से इस बी सी को भी मैं क्या कर दूँ? प्रोड्यूस कर दूँ। ये मैंने बी सी को भी प्रोड्यूस कर दिया। तो दोनों को प्रोड्यूस किया तब जाके दोनों जैसे वो कहाँ पर मिल रहे हैं? पॉइंट टी पर मिल रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब जाके मेरे पास ये डायग्राम बन पाया। अब मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है वो और देख लेते हैं। तो प्रूफ करना है हमको टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। मतलब मुझे वाइजली वो ट्रायंगल चूज करने हैं जिनमें टी एक्स आ रहा हो, टी बी आ रहा हो और टी सी आ रहा हो। वन बाय वन देखेंगे। और मुझे साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पैरेलल लाइंस के पेयर कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हमको बोला गया था कौन किसके पैरेलल है? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था सबसे पहले कि जो एक्स एम है ये पैरेलल है किसके? ए बी के। तो मुझे वाइजली देखना है कि एक्स एम पैरेलल ए बी के तो है, और मुझे साथ साथ उसमें क्या चाहिए? ये टी भी चाहिए। दोनों रिजल्ट में क्या चाहिए मुझको? टी चाहिए। तो टी एक्स के संग जो मैं ट्रायंगल पहला देख पा रहा हूँ, पहला ट्रायंगल ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया ये टी, इसको ले गया पूरा मैं कहाँ तक? एम तक। और यहाँ से ले गया मैं इसको टी को पूरा का पूरा एक्स तक। ठीक, और ये मैंने एम और एक्स को आपस में मिला दिया। चलिए, तो ये जो ट्रायंगल है टी एम एक्स, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें जो एक्स एम है, इसमें जो ये एक्स एम है, ये किसके पैरेलल था? ए बी के पैरेलल था। तो ये ए बी का जो पार्ट है इतना सा बी एन, इसके भी क्या होगा? इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे पता पड़ गया कि ये इसके पैरेलल है। अब रेशियो लिखने की बात करें तो मुझे रेशियो में चाहिए टी एक्स। तो देखो टी एक्स इसमें आ रहा है, ट्रायंगल की जो फुल लेंथ है टी एक्स आ रहा है, और टी बी भी इसमें आ रहा है, टी बी जो कि इस ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैं ट्रायंगल का नाम लिखकर इसमें कोरोलरी को अप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं अपन लोग। इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? टी एम एक्स। तो इन ट्रायंगल टी एम एक्स कौन किसके पैरेलल? तो ये एक्स एम पैरेलल है बी एन के। ये जो एक्स एम है ये पैरेलल है किसके? बी एन के। रीज़न क्या है कि क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जो पूरा का पूरा एक्स एम है ये किसके पैरेलल है? ये साइड ए बी के पैरेलल है। तो जब ये पूरा का पूरा एक्स एम इस ए बी के पैरेलल होगा तो मुझे जितना रिक्वायर्ड है मैं उतनी लाइन का यूज़ कर लूँगा। अब बात आती है इसके रेशियो लिखने की। तो मैं रेशियो लिख रहा हूँ टी बी अपॉन टी एक्स। टी बी जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, और टी एक्स जो इसकी फुल लेंथ है। फुल लेंथ आ गई मतलब कोरोलरी का यूज़ हो गया। दूसरा एंड पर देखें तो ट्रायंगल के दूसरी साइड पर फर्स्ट पार्ट टी एन है, ये लिखा मैंने टी एन। और अब बात करें फुल लेंथ की तो फुल लेंथ है टी से लेकर एम, ये मैंने लिख दिया टी एम। और ब्रैकेट में मेंशन क्या कर देना अपन को? कोरोलरी। किसका कोरोलरी है? ये बीपीटी का कोरोलरी है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। इतना हम लिख देंगे और इसको होल्ड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। ठीक,
अब आपको दूसरा एक सही ट्रायंगल चूज़ करना है। तो दूसरा ट्रायंगल वो होगा जिसमें दूसरा पैरेलल लाइन का पेयर आ रहा होगा। तो दूसरा पैरेलल लाइन का पेयर था ये XN। ये XN किसके पैरेलल था? AC के पैरेलल था। तो ये XN को मैं इसके सामने वाली साइड CM के पैरेलल भी लिख सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली जो मेरे पास T से लेकर दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा होने वाला है? TMC होने वाला है। ठीक है, चलो उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने बनाया दूसरा वाला ट्रायंगल, T से लेकर M, पहले M तक गए और फिर ये M से लेकर C और फिर ये वापस आ गए C से लेकर T। ठीक है, तो ये जो पर्पल वाला ट्रायंगल है TMC, इसमें कौन कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल दिख रही है हमको? तो यहाँ पर मुझको ये XN, जैसा क्वेश्चन में दिया था, ये जो XN है ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल क्वेश्चन में कहाँ दिया था? तो बेसिकली बोला गया था कि जो XN है वो किसके पैरेलल है? इस पूरे AC के पैरेलल है, ऐसा बोला था। तो अगर ये XN पूरे AC के पैरेलल है तो उसके इतने पोर्शन के भी क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें इसको लिखना। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर? तो ट्रायंगल का नाम हो गया TMC, लिखा मैंने। नाउ इन ट्रायंगल TMC कौन किसके पैरेलल? तो इस बार XN पैरेलल है किसके? CM के। क्यों है पैरेलल? क्योंकि क्वेश्चन में पूरा बोला गया था कि जो XN है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे पैरेलल लाइन का पेयर मिल गया तो अब मैं रेशियो लिख पाऊंगा। रेशियो मुझे कौन सा लिखना है? अगेन मुझे देखना पड़ेगा कि TX किस में आ रहा है और TC किस में आ रहा है। तो जो TX है इस ब्लू वाले ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट है और जो TC है वो इसकी पूरी लेंथ है। तो बस लिखना स्टार्ट कर दो। ये लिखा हमने TX अपॉन TC। और अब इसके दूसरे एंड पर देखें, इस पर्पल ट्रायंगल के दूसरे एंड पर देखें तो फर्स्ट पार्ट TN है और फुल लेंथ TM है। ये लिखा मैंने TN और TM। रीज़न क्या है? रीज़न वही कोरोलरी ऑफ BPT जो हमने पहले लिखा था, उसको मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, अभी हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों के RHS सेम है, और अगर RHS सेम है तो फिर LHS भी कैसे रखने पड़ेंगे मुझको? इक्वल रखने पड़ेंगे। तो लिखा मैंने फ्रॉम 1 and 2। क्या है इक्वेशन नंबर 1 में? इक्वेशन नंबर 1 में TB अपॉन TX, और दूसरी इक्वेशन में कौन है? तो दूसरी इक्वेशन में है TX अपॉन TC। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। TC का मल्टीप्लाई TB में, ये हो गया TB इंटू TC, और TX का मल्टीप्लाई TX में तो हो गया TX का स्क्वायर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें मुझे बोला गया है कि एक डायग्राम PQR ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल्स मुझे बराबर दिए। कौन कौन से? ये दोनों। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। PST जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बना हुआ है, और दूसरा जो है PRQ वो यहाँ देख पा रहा हूँ, ये बना हुआ है PRQ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। PQR कहाँ पर है? तो ये जो पूरा PQR जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, मुझे इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनमें या तो दो साइड्स बराबर होती हैं या फिर हम दो एंगल्स बराबर कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मैं एंगल्स को इक्वेट कर पाता हूँ या साइड्स को। उसके लिए कुछ और गिवन है इसमें। तो हाँ, एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में कि जो ये PS अपॉन SQ है ये PT अपॉन TR के बराबर है। PS अपॉन SQ किसके बराबर है? PT अपॉन TR के। PT अपॉन TR के। अरे ये तो BPT के रेशियोज है। अगर ये रेशियोज बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए इसका मतलब ट्रायंगल का टाइप आइसोसेलेस था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये लिखा हमने इन ट्रायंगल PQR। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो PS अपॉन SQ है वो किसके इक्वल है? PT अपॉन TR के। तो जब मुझे साइड्स के रेशियो ही बराबर दिए हैं, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR बराबर दिए, इसका मतलब इसमें मैं कन्वर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। तो देयरफॉर कन्वर्स के हिसाब से जो ST होगी लाइन क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी QR के। ठीक, ये लिखा हमने बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स अप्लाई हो चुका, लाइन पैरेलल आ गई, तो अकॉर्डिंगली कौन से एंगल बराबर हो गए? तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल PST है, ये एंगल PST किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल PST नीचे बने हुए एंगल PQR के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये लिखा मैंने PQR। रीज़न क्या है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल के थ्रू सेम साइड पर बने हुए एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको मैंने होल्ड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था कि जो PST है, एंगल जो PST है वो किसके बराबर है? वो PRQ के बराबर है। ये लिखा मैंने PRQ, इक्वेशन नंबर 2 जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपको बस ऑब्जर्व करना है इन दोनों इक्वेशन में
ये लेफ्ट साइड दोनों सेम एंगल लिखे हुए हैं, तो फिर राइट साइड वाले एंगल भी कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। तो कर दो इनको इक्वेट। ये लिखा मैंने फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। कहाँ पर है भाई ये दोनों एंगल, तो ये रहा मेरे पास एंगल पी क्यू आर और ये रहा एंगल मेरे पास पी आर क्यू। तो बेटा अगर आपने किसी एक ट्रायंगल के ये दो एंगल्स बराबर कर दिए हैं, इसका मतलब इनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बस इसको यहाँ पे लिख देना है मुझको कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर, तो पी क्यू आर के सामने आने वाली साइड पी आर इक्वल हो जाएगी इस पी आर क्यू के सामने वाली साइड के पी क्यू के। रीजन आप मेंशन कर सकते हो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक। और यहाँ पर साइड्स के बराबर आते ही, इन दो साइड्स के बराबर आते ही ट्रायंगल का टाइप डिफाइन हो चुका है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस मुझको यही प्रूफ करना था, यही मुझे लेकर आना था, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने अभी भी खत्म हुआ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें मुझे बोला गया है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल, उसी ट्रायंगल की दूसरी साइड के, ठीक। तो ऐसा करते वो लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ऐसा अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले वो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सपोज वो ट्रायंगल ABC है, ठीक। ये मैंने नाम रख दिया इसका ABC। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया था कि मुझे क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है उसकी एक साइड का। तो मैं यहाँ पे इस AB का मिड पॉइंट D मार्क कर देता हूँ। ये D किसका मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या बोला गया था कि वो पैरेलल होना चाहिए अनदर साइड के। तो मैंने D से एक पैरेलल लाइन बना दी, किसके, इस बेस BC के। इसका नाम मैंने रख दिया क्या, E। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि इस E ने इस AC को क्या कर दिया होगा, बाइसेक्ट कर दिया होगा। लिखा ना यहाँ पर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। इस बात को समझें, D मुझको गिवन है कि ये मिड पॉइंट है और ये DE इसके पैरेलल है, ये भी मुझको गिवन है, ठीक। और E इस AC का मिड पॉइंट होगा, ऐसा मुझको रिजल्ट लेकर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा मैंने इसका सॉल्यूशन, देखें यहाँ पर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABC, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो DE है ये DE BC के पैरेलल है। तो लिखा मैंने सिंस DE इज पैरेलल टू BC, और अगर ये DE BC के पैरेलल है तो मैं रेशियो लिख पाऊंगा BPT थ्योरम से, यानी कि AD अपॉन DB। ये लिखा मैंने AD अपॉन DB किसके इक्वल, तो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। ये लिखा हमने AE अपॉन EC। रीज़न क्या है इसका, रीज़न इसका BPT है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि D क्या है, तो D है इस AB का मिड पॉइंट। मतलब जितना AD होगा उतना ही क्या होगा, DB होगा। AD किसके इक्वल होगा, DB के। AD DB के इक्वल होगा क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंगली मैं AD की जगह पे क्या लिख पाऊंगा, DB लिख पाऊंगा, और डिवाइड में पहले से DB लिखा हुआ है, ठीक। और इक्वल में AE अपॉन EC। अब ये सेम क्वांटिटी होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, तो DB से DB कैंसिल, सिर्फ 1 बचा यहाँ पर। तो ये क्या 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इस AC का अपन क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में। तो ये आ गया EC इज इक्वल टू AE। हमने प्रूव कर दिया कि AE और AC बराबर है। अगर AE और EC बराबर है, अगर AE और EC बराबर है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि E क्या है, इस AC का मिड पॉइंट है। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब इस E ने क्या कर दिया, AC को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो कि अगेन इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें मुझे बोला गया है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होती है पैरेलल होती है थर्ड साइड की, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया, सबसे पहले अपन वो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये रहा वो ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, ठीक। मेंशन कर, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि मिड पॉइंट्स मुझे बनाने हैं किन्हीं भी दो साइड्स के। तो मैंने यहाँ पर AB का मिड पॉइंट D मार्क कर दिया और यहाँ मैंने AC का मिड पॉइंट E मार्क कर दिया, ठीक है। और इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होगी ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। इस बात को समझे, D मुझे मिड पॉइंट गिवन है, ठीक। E भी मुझे मिड पॉइंट गिवन है, ठीक। और जो DE है ये BC की पैरेलल होगी, ऐसा मुझे रिजल्ट प्रूव करना है, लेकर आना है। ये मुझे भी पता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। सिंस D इज दी मिड पॉइंट, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका,
ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर कौन से दो पार्ट्स बराबर हो गए, ये ए डी और डी बी बराबर हो गया। देयरफॉर हमने लिखा ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक, अब इस डी बी को मैं इधर ए डी के अपॉन में लिखने के लिए लेके जा रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझको रेशियो रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। ठीक है, इसको होल्ड करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 पर। और इसी तरीके से सिमिलरली मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो लिखा मैंने ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अकॉर्डिंगली कौन दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ई और ई सी बराबर हो जाएंगे। तो लिखा मैंने देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई सी। और बिल्कुल पहले वाले पैटर्न की तरह इस ई सी को मैं अपॉन में लेके आ जाऊँगा, तो बन जाएगा ए ई अपॉन ई सी, और इक्वल में क्या रह जाएगा, उसका मल्टीपल यानी कि 1। इसको होल्ड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पर। ठीक, अब आप देख पा रहे हो दोनों इक्वेशन के RHS में 1 लिखा हुआ है, तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ, मतलब दोनों के लेफ्ट को आपस में बराबर लिख देता हूँ। तो ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका लेफ्ट ए डी अपॉन डी बी और इसका लेफ्ट ए ई अपॉन ई सी, दोनों बराबर हो गए। अब उस बात को समझो, अगर ये ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। तो इसका मीनिंग श्योरली ये डी ई क्या होगी, इस बेस के पैरेलल होगी। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है। तो बस लिख दो यहाँ पर, देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर देना, क्या, कन्वर्स। हमने यहाँ पर यूज किया किसका, कन्वर्स। किसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स हमने प्रूव कर दिया कि ये डी क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले इस पर आप IMP मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके, ट्रेपेजियम के, वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये मैंने बनाया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप जानते ही होंगे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल, और दूसरा पेयर कैसा होता है, नॉन पैरेलल। ये मैंने बना दिया ABCD एक ट्रेपेजियम। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स की बात हो रही है ना, तो ये मैंने इसका पहला डायगोनल बनाया और ये मैंने इसका दूसरा डायगोनल बनाया। ठीक, दोनों के डायगोनल ने एक दूसरे को सपोज इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। आपको बताना है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O की वजह से ये दोनों डायगोनल्स AC और BD सेम रेशियो में डिवाइड हो चुके हैं, मतलब कि प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे AO और OC का रेशियो और BO और OD का रेशियो बराबर बताना है। ठीक है, चलिए रेशियो को अगर मुझे बराबर बताना तो थोड़ा सोचें, रेशियो बराबर कब आते हैं, जब हम एक ट्रायंगल में एक साइड को बेस के पैरेलल कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल ढूंढना है और उस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उस ट्रेपेजियम में मैं ट्रायंगल तो बहुत इजीली देख पा रहा हूँ। मैं ट्रायंगल पहले इसको मार्क कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास वो ट्रायंगल AD और C। तो ये तो मेरे पास हो गया ट्रायंगल, है ना, ये मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रायंगल में मुझे अगर ये AO और OC ये साइड्स चाहिए, मतलब मुझे रेशियो चाहिए AO का OC से, तो मुझे इस O से क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए, जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, इस बेस DC के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जिसे हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन OE विच इज पैरेलल टू DC। और अल्टीमेटली अगर लाइन OE DC के पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होने की वजह से AB की भी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो शुरुआत में ही, जब आप गिवन और टू प्रूफ लिखोगे तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना ड्रॉ OE इज पैरेलल टू DC एज वेल एज AB। ठीक है, ये आप शुरुआत में लिख देना। चलिए इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने लिखा पहले ट्रायंगल का नाम ADC, ये लिखा हमने इन ट्रायंगल ADC। इस ADC में कौन किसके पैरेलल, तो ये OE पैरेलल है किसके, DC के। ये हमने कैसे लिख लेना है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो अगर ये OE इसके पैरेलल आ चुकी है तो मैं रेशियो को लिख सकता हूँ। ये जो AO और OC का रेशियो होगा AO अपॉन OC, ट्रायंगल की दूसरी साइड में AE अपॉन ED के बराबर होगा। ये लिखा मैंने AE अपॉन ED। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, सिंपल सा BPT। होल्ड करा हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 पर। अब हमको देखना है दूसरे ट्रायंगल को, किसको, दूसरे ट्रायंगल को। वो ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, वो ट्रायंगल जिसमें कि अब AC नहीं, अब क्या आना चाहिए, अब BD आना चाहिए, क्योंकि दूसरे डायगोनल पर जाना है ना। तो अब मैं वो ट्रायंगल लूँगा जिसमें मुझे दूसरा डायगोनल मिल रहा होगा, तो वो है दूसरा डायगोनल BD। तो अब इस BD के संग जो मैं ट्रायंगल ट्रेस करूँगा वो ये वाला हो जाएगा। नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम हो गया ABD।
ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इस ट्रायंगल में मुझे कौन सा डायगोनल मिल चुका है, बी डी डायगोनल मिल चुका है, और इस ए बी के पैरेलल कौन है, अगेन यही ओ ई। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस ट्रायंगल का नाम और यहाँ पर रेशियो को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी डी, ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी डी। कौन किसके पैरेलल, तो वही ओ ई पैरेलल इस बार किसके, ए बी के। ये क्या था हमारा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, लिखा हमने बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, रेशियो के लिखने वाले हम, तो यहाँ रेशियो लिखेंगे बी ओ अपॉन ओ डी, और उसके इक्वल में क्या लिखने वाले, तो ब्लू ट्रायंगल की दूसरी साइड पर यहाँ पर है मुझे ए ई अपॉन ई डी। ठीक है, जो यहाँ पर बी ओ अपॉन ओ डी था वो दूसरी साइड पर ए ई अपॉन ई डी बनेगा, ये लिखा मैंने ए ई अपॉन ई डी। रीज़न क्या है इसका, रीज़न तो वही है बी पी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दोनों इक्वेशन में क्या सेम है, तो अगेन दोनों इक्वेशन में ये आर एच एस सेम है, तो फिर एल एच एस भी सेम होगा। तो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट को मैं इक्वेट कर दूंगा, यानी कि ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल लिख दूंगा, बी ओ अपॉन ओ डी के। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने भी और करके क्वेश्चन और लिखा हुआ था जिसमें बोला गया था कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी डी सी के पैरेलल है, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, जो मैंने बनाया था, और मुझे रेशियो प्रूफ करना था ए ओ का बी ओ से किसके बराबर होगा, सी ओ का डी ओ से। तो देखो ये क्वेश्चन को नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस मुझे ये ए ओ अपन बी ओ लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो, इसी में अगर मैं इसको आगे फ्लिप करने की कोशिश करूँ तो देखो ये ए ओ तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो बी ओ उधर है, इसको आप अगर लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो कहाँ आएगा, ये डिवाइड में, मतलब बी ओ आ जाएगा इस ओ सी की जगह पर। ठीक है, और सिमिलरली ये ओ सी कहाँ जाएगा, तो ओ सी चला जाएगा किसकी जगह पर, बी ओ की जगह पर। तो यहाँ पर हो गया ओ सी, और अपॉन में पहले से क्या लिखा हुआ है, ओ डी लिखा हुआ है। तो देखो आपने दूसरा रिजल्ट भी ऑब्टेन कर लिया, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो बेटा सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये ओ सी ओ डी यानी कि सेम बात है। तो कुल मिला के ये दोनों क्वेश्चन एक ही थे, अलग अलग नहीं थे। क्वेश्चन में चाहे वर्डिंग में लिखा है कि प्रूव करो कि डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है कि आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, आपको दोनों केस में इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, चलिए, तो जैसा अपन ने अभी भी सीखा कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो उसी पर बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें कि मुझे अननोन एक्स को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो इस बात को समझें कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब मुझे एक पेयर अगर पैरेलल दिया है तो मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो जिसकी वजह से ये जो ए ओ है इसकी लेंथ 4 और ओ सी की लेंथ 4x - 2 यहाँ पर डायग्राम में गिवन है, और बी ओ की लेंथ x+1 और ये ओ डी की लेंथ 2x+4 है। तो अगर मुझे ये चीज़ याद है कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली इस न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। आप शुरुआत में लिख सकते हैं वी नो दैट करके, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बोला, वी नो दैट diagonals of a trapezium divides each other in same ratio. Accordingly हम लिख पाएंगे AO upon OC, AO upon OC is equals to BO upon OD। ठीक, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर AO की जगह पर 4 और OC की जगह पर 4x - 2, इसके बाद BO की जगह पर x+1 और OD की जगह पर 2x+4। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होना चाहिए, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट से। पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो जाना है 2x+4 में, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4x - 2 का मल्टीप्लाई हो जाना है x+1 में। ठीक, चलिए यहाँ पर 4 से इंटू करते ही ये बना 4 2 = 8x, ये बना 4 4 = 16, और यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 4x का x में करेंगे तो ये बन जाएगा 4x², फिर 4x का 1 में करेंगे तो बनेगा प्लस का 4x, फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 2x, और लास्ट -2 का 1 में करेंगे तो -2। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ये लिखा मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म 4x² को, उसके बाद ये 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचना है, ये बचना है प्लस का 2x बचना है। ठीक, और ये प्लस का 8x जब मैं राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। फिर लिखा है माइनस का 2, ऐसे ये प्लस का 16 जब मैं शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 16 बच जाएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0। ठीक, इसके बाद मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म 4x², 2x में से 8x जाएगा तो माइनस का 6x, उसके बाद -2 और -16 ये हो जाएगा माइनस का 18,
यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो सारी टर्म्स है ये 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो इक्वेशन थोड़ी और छोटी और रिड्यूस हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन मेरे सामने आएगा वो होगा 2x² माइनस का 3x और माइनस का 9। ठीक, अब ये तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। आपको सोचना है ऐसे दो फैक्टर्स के बारे में जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा हो, 2 9 18 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 18 आ रहा हो, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कांस्टेंट का साइन देख लिया करो, वहाँ से पता पड़ जाता है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 9 18, अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 18 हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -3 आ जाए। तो 6 3 18 होता है ना, और जब हम 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिखा 2x², उसके बाद इसको ब्रेक करके लिखा मैंने 3x माइनस 6x माइनस का 9 इक्वल टू 0। शुरू के दो में अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ x कॉमन दिखाई देगा, तो अंदर बचेगा 2x + 3, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब लास्ट के दो में आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर बचेगा यहाँ पर भी 2x और 3, पर क्योंकि हमने बाहर क्या लिखा हुआ था, बाहर हमने माइनस लिखा हुआ था, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस, ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये 2x + 3 दोनों जगह अवेलेबल है, तो अब 2x + 3 वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 3। ठीक, चलिए अब दोनों ब्रैकेट को अपन 1 बाय 1 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब आप 2x + 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और दूसरे ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे x की किसी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो ज़रा सोचें, अगर x की वैल्यू -3/2 होगी तो -3/2 + 1 करने पर -1/2 आएगा। तो क्या ये ओ बी लेंथ -1/2 हो सकती है? ये नहीं हो सकती। अकॉर्डिंगली मैं इस -3/2 को क्या करने वाला हूँ, निगलेक्ट करने वाला हूँ, मतलब मैं इसको हटा दूंगा। तो फाइनली मेरा आंसर सिर्फ एक ही हुआ, कितना, x = 3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी अपन फटाफट देख ही लेते हैं। वहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक डायग्राम है जिसमें कि एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और उस ट्रेपेजियम में ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, चलिए तो अब जो हम पढ़ने वाले वो है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको समझते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल्स। क्या मतलब है इसका? तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की, मतलब कि उसके जो एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट कर देना। तो जैसे सपोज करो इस ट्रायंगल का नाम ABC है, और यहाँ पर मैं इसके एंगल A के दो इक्वल पार्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा इसका बाइसेक्टर। तो मैं इसी का नाम क्या दूंगा कि ये जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर AD है, इसने क्या किया, तो इसने इसी ट्रायंगल के बेस BC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो अपोजिट साइड होती है वो क्या हो जाती है, वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाती है जिस रेशियो में वो एंगल कंटेन हो रहा था। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस AD की वजह से, इस BC के जो दो पार्ट्स बने हैं BD और DC, इनका जो रेशियो होगा, BD और DC का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस एंगल A को कंटेन करने वाली साइड्स कौन सी थी, इस एंगल A को कंटेन करने वाली साइड थी AB और AC। तो जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD और DC का होगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार फिर देख लें क्या बोला गया इसमें, कि किसी भी एक ट्रायंगल में जब हम उसके एंगल का क्या बनाते हैं, बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल का बाइसेक्टर मतलब इसके दो एग्जैक्ट इक्वल हाफ जब हो जाते हैं, तब सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट साइड उसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स, यानी कि ये AB और AC थी, जिस रेशियो में AB और AC होंगी उसी रेशियो में BD और DC होंगे। ये मैंने आपके सामने लिख दिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इस पर बेस देखो, सिंपल सा क्वेश्चन जो हमारे सामने आ सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये रहा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये जो AD है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल A का, यानी कि एंगल A के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको अभी समझाया उस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो वैल्यू मुझे किस किस की दी है, हमारे पास BD DC AB तीनों अवेलेबल है, BD 4 है, DC 3 है और AB 6 है। पूछा क्या है, तो पूछा है हमसे AC, इस AC की लेंथ कितनी होगी, तो हम ऐसा मान लेते हैं इस AC की लेंथ कितनी है, वो x है, और फटाफट से इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था
कि जो अपोजिट साइड होती है यानी कि जो बेस होता है वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि BD और DC का रेशियो बिल्कुल उतना हो जाता है जितना कि इस एंगल को कंटेंट करने वाली साइड्स यानी कि AB और AC का होता है। वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AB और AC। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो BD मुझको पता है 4 है, DC मुझको पता है 3 है, AB मुझको पता है 6 है, AC हमको नहीं पता, उसको हमने x मान लेना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा, ये हो गया 4x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 3 6 18। जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा ये 18/4। अब इसको कट कर देते हैं 2 से, तो ये हो गया 2 और 9। अब उसको फर्दर डिवाइड करेंगे 9/2 को, तो डेसिमल में मेरा आंसर आ जाएगा 4.5, यानी कि मेरे पास जो साइड AC थी उसकी लेंथ कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल बाइसेक्टर का इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें भी वैसे कुछ स्टेटमेंट है, बोला गया है कि अगर इस गिवन फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो देखो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने का मतलब क्या है, अगर ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब है कि इस पूरे कंप्लीट एंगल ए के क्या हो रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। इस कंप्लीट एंगल ए के क्या हो रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। और अगर इसके 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, AD, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो अभी हमने सीखा कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इस एंगल ए की साइड्स यानी कि ये AB और AC होती हैं। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, अगेन वही रेशियो जाएगा BD का DC से, किसके बराबर, AB का AC से। चलो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो BD के प्लेस पर है x और DC के प्लेस पर है 6 - x, AB के प्लेस पर है 10 और AC के प्लेस पर है 14। ठीक, चलो यहाँ पर ये यहीं पे कैंसिल हो रहा है, जितना रिड्यूस हो सकता है कर देते हैं। तो 2 से कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। इसके बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 7 का मल्टीप्लाई हो जाना है x में, ये बनेगा 7x। उसके बाद ये 6 - x का मल्टीप्लाई हो जाना है 5 में, तो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 6 - x। ठीक, चलिए फर्दर सॉल्व करें तो ये बना 7x, 5 का अंदर इंटू कर देंगे तो बन जाएगा 5 6 30 और 5 का इंटू करेंगे x में तो बन जाएगा माइनस का 5x। अब ये नेगेटिव 5x लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7x + 5x इज इक्वल टू 30। 7 + 5 मिलकर होगा 12x इज इक्वल टू 30। और अब लास्ट स्टेप x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। पहले छोटे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 2 से, ये हो जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 15। अब इसको फर्दर डिवाइड कर पाएंगे छोटे नंबर 3 से, तो हो जाएगा 3 2 और ये 3 5 15 और लास्ट ये बचा 5/2। तो डेसिमल में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/2 का 2.5। तो इस तरीके से हमको x की वैल्यू मिल चुकी है 2.5, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो आ चुकी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको क्या था इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए जैसे अपन ने अभी ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम सीखी, वैसे हमारे पास एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम भी है। तो देखो स्टेटमेंट भी वैसा का वैसा ही है। पहले हम इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे थे, अब हम लोग एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। पहले भी अपोजिट साइड डिवाइड हो रही थी, अभी भी अपोजिट साइड डिवाइड होगी। पहले अपोजिट साइड इंटरनली बाइसेक्ट हो रही थी, अब मेरे पास अपोजिट साइड एक्सटर्नली बाइसेक्ट होगी। क्या मतलब होता है एक्सटर्नल बाइसेक्ट होने का, आइए समझते हैं। तो ये मैंने फटाफट से पहले बना लेना है एंगल ABC। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ठीक, अब इस ABC की बात करें तो ये इसका इंटीरियर एंगल है और इसकी जो आर्म्स हैं जो इस एंगल A को कंटेंट करी हुई हैं वो है ये AB और AC। ठीक, इस बार मुझे इस ट्रायंगल के इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं इसकी साइड BA को प्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे आप इसकी साइड BA को प्रोड्यूस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस एक्सटीरियर एंगल को आप बाइसेक्ट करोगे। ये हमने एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ये जो लाइन देख रहे हो आप, जो लाइन बाहर जा रही है, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, ये इसके इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटीरियर को नहीं, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। चलिए अकॉर्डिंगली मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए इसको आगे एक्सटेंड करके मिला देता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करो मेरे पास पॉइंट आ गया D। जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर था, ट्रायंगल के अंदर था। यहाँ देखो पिछले वाले जो मैंने आपको बताया था उसमें ये जो AD था कहाँ पर था, ये AD था ट्रायंगल के अंदर। और आपने जो इसके दो सेक्शन बनाए थे, पहला B से लेकर D ये बनाया था और दूसरा C से लेकर D। ये दोनों सेगमेंट कहाँ से थे, B से D और C से D, जिनका हमने रेशियो लिखा था BD और DC। तो यही मुझे आपको अभी एक्सटीरियर एंगल में बताने हैं। तो यहाँ पर देखें वापस से, तो यहाँ पर जो दो पार्ट्स बनेंगे, दो एक्सटीरियर पार्ट्स जो बनेंगे वो होगा पहला ये B से लेकर D। ठीक, और दूसरा होगा फिर ये C से लेकर D। पहले भी मैंने इन्हीं दो लाइंस की बात की थी, इन्हीं दो पार्ट्स की बात करी थी, B का D से डिस्टेंस और C का D से डिस्टेंस। वही मैंने यहाँ पर लिख देना है BD/CD या DC जो आपको लिखना है, BD/DC या CD जो आपको लिखना है। और किसके बराबर, वही जो इसकी आर्म्स थी इस ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन सा था हमारा, ट्रायंगल तो मेरा कौन सा था, ये था ना ABC। तो इसकी आर्म्स कौन कौन सी है, इस एंगल की आर्म्स कौन कौन सी है, तो वो है AB और AC। ठीक है, तो ये लिखा मैंने AB/AC। समझ में आ गया।
तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में होना क्या है, बस एक्सटीरियर एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो जो डी मिलेगा मुझको ट्रायंगल के आउटसाइड मिलेगा। तो जो अपोजिट साइड बी सी है ये इंटरनली नहीं, ये एक्सटर्नली डिवाइड होगी। तो हमको पहले बी का डी से डिस्टेंस और फिर सी का डी से डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, पहले भी मैंने ये किया था पर वहाँ पर डी कहाँ था, इस बी सी के बीच में था। अब ये डी कहाँ पर है, इस बी सी के बाहर है। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर बाइसेक्शन। चलिए अकॉर्डिंगली अगर हमको ये थ्योरम समझ में आ गई है तो इसका हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया कि ए क्या है, बाइसेक्टर है एक्सटीरियर सी ए डी का। ये देखो सी ए डी कहाँ पर है, ये रहा सी ए डी, ये बाहर एक एंगल है। ठीक, ये बाहर एक एंगल है। इस सी ए डी के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जब बाइसेक्ट होगा तो ये देखो लाइन बाहर जा रही है। ये जो पॉइंट ई बना, मुझे इस पॉइंट ई का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मेरे अपोजिट बेस से। तो बेस क्या था, तो देखो बात हो रही है किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है। तो पहले बेस बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा और फिर मुझे दूसरे पॉइंट सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये तो मेरे पास अपोजिट साइड का एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, और ट्रायंगल की जो साइड्स थी वो कौन कौन सी थी, तो ट्रायंगल की एक साइड है ये ए बी जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और दूसरी मेरे पास जो साइड है वो है ये ए सी जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो बस इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग। देखें यहाँ पर फटाफट से, ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है। तो फटाफट से मैं सीधे रेशियो पर आ जाता हूँ, यानी कि रेशियो कौन सा, बी ई का, किससे, सी ई से। ये लिखा मैंने रेशियो बी ई का सी ई से। और इक्वल में क्या लिखूंगा मैं, उसकी साइड्स यानी कि ए बी और ए सी का रेशियो। चलिए वैल्यू बताया मुझे, सबसे पहले बी ई कितना है, तो देखो बी से लेकर ई ये कितना है, डायग्राम से मुझे पता पड़ रहा है कि बी सी 12 है और सी ई एक्स है। तो ये टोटल करूंगा तो हो जाएगा 12 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखा मैंने 12 प्लस एक्स। उसके बाद डिवाइड में सी ई है, वो कितना है, वो सिर्फ एक्स है। उसके बाद इसकी जो साइड सी जिसमें एंगल कंटेंट हो रहा था वो ए बी और ए सी जो कि 10 और 6 है। पहले इनको हम रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड हो सकती है आपस में। तो 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा। चलिए क्रॉस करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स में और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 5 में। चलिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 36 प्लस 3x और ये बन जाना है 5x। इसके बाद ये लिखा मैं 36, ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3x यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा तो 5x में से 3x आएगा तो 2x बचेगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि CE कितना होगा, तो CE की लेंथ x है और x कितना आ चुका, 18 आ चुका, मतलब CE 18 सेंटीमीटर था। खत्म हो गया क्वेश्चन, ईजी सा था। चलिए अब इस अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर बोला गया है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अगर किसी ट्रायंगल में, यहाँ पर बोला गया अगर किसी ट्रायंगल में उसके एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, वो उसकी अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर देता है। रिपीट कर रहा हूँ, जो एंगल का बाइसेक्टर है वो उसकी अपोजिट साइड को भी क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो एक ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो देखें फटाफट से। इसमें हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपली ऐसा बोला गया है कि जो मेरे पास ट्रायंगल है उसमें जो एंगल है ए, उसका बाइसेक्टर यानी कि एडी, इस एंगल का बाइसेक्टर जो कि एडी है वो उसकी अपोजिट साइड यानी कि बीसी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एंगल का बाइसेक्टर है वो उसकी अपोजिट साइड का भी बाइसेक्टर है। आपको बताना है कि जो ट्रायंगल का टाइप है वो आइसोसेलेस है और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें हमको दो साइड्स बराबर मिल जाती हैं। तो दो साइड इसकी ए बी और ए सी को हम देखो अभी 2 मिनट में बराबर करने वाले हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से अपोजिट साइड यानी कि बी डी और डी सी किस रेशियो में डिवाइड होती है, जैसा मैंने आपको भी सिखाया था, जिसमें कि साइड कंटेंट होती है यानी कि एंगल ए की साइड्स ए बी और ए सी। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो बी डी और डी सी आपस में बराबर है। ऐसा बोला ना क्वेश्चन में कि जो अपोजिट साइड है वो भी क्या हो रही है, वो भी बाइसेक्ट हो रही है, मतलब बी डी और डी सी आपस में बराबर है। तो जैसे ही आप बी डी की जगह पर क्या लिखोगे, डी सी लिखोगे, एक डी सी पहले से लिखा हुआ है नीचे और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, डी सी से डी सी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब इस ए सी का अपन क्रॉस कर देंगे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी ट्रायंगल में ये दो साइड्स ए बी और ए सी बराबर हो चुकी है, ए बी और ए सी बराबर आ चुकी है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, तो भाई सिंपल सी बात, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, चलिए तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। तो भाई बस बात को समझो, मैंने आपको बीपीटी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप ये मान के चलें आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला।
आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि हमको ये क्वेश्चन भी आता है, हमको वो क्वेश्चन भी आता है, लेकिन जब तक उसको आप अपने हाथ से सॉल्व करके नहीं देखेंगे आपको वो नहीं आएगा। तो अगर इस वीडियो में आपको बीपीटी और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो इसको सीखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर आऊंगा ट्रायंगल के पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स को। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।